गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए बहुत अच्छा है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबको डॉक्टर बनाए, आपकी सबकी इच्छाएं जो भी हैं वो पूरी हो बेटा। ऑल द बेस्ट। यस, हम लोग बात कर रहे थे देखो वेव के बारे में, और वेव में इंटरफेरेंस को डिस्कशन किया था। वेव है ना, इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने स्टडी किया। कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हमने देखे। फिर हमने देखा इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले को स्टडी किया। ये फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो फॉर्मूले को भी यूज करना हमें आना चाहिए। हमने इससे पहले फॉर्मूले पढ़े थे ना भी कुछ फॉर्मूले। तो इससे I1/I2 का रेशियो ऐसा होता है, I max/I1 का रेशियो ऐसा होता है ना। आई एवरेज को बोलते हैं I1+I2 होता है। ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी का सीधे सीधा सम होता है, उनका एवरेज नहीं होता। फिर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, उस पर एक क्वेश्चन भी पूछा है 2 साल पहले। तो ये फॉर्मूला होता है I max-I minimum/I max+I minimum × 100। और फिर बोला था कि परफेक्ट इंटरफेरेंस, उसकी कुछ कंडीशंस होती है। अगर इंटरफेरेंस की डिग्री 100% है तो उस इंटरफेरेंस को बोलते हैं परफेक्ट इंटरफेरेंस। और ये अगर है तो आई मिनिमम यहाँ पर 0 होगा, और आई मिनिमम अगर 0 है तो I1I2 दोनों सेम होंगे। और I1I2 अगर सेम है तो A1A2 यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सेम एम्पलीट्यूड यहाँ पर होगा तो इंटरफेरेंस परफेक्ट होगा। और अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो डेफिनेटली A max का वैल्यू कितना होगा 2A, और A minimum का वैल्यू कितना होगा 0, और I max का वैल्यू कितना होगा 4I। इस तरह की कुछ कंडीशंस यहाँ पर होती है, इसको बोलते हैं परफेक्ट इंटरफेरेंस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन हम यूज करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं बेटा, I max/I1 का रेशियो आपको दे रखा है, तो आपसे पूछे I1I2 और A1A2 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कर सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर अगर देखें तो I max/I minimum यहाँ पर दे रखा है, और I1I2 आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए I max और I minimum में क्या रिलेशन है। I max, I minimum और I1I2 में क्या रिलेशन है, तो हमने स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था कि I max अपॉन I minimum इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ, सॉल्व कीजिए सब लोग, इसको लिखते हैं √I1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं। हमसे I1I2 पूछ रहे हैं और I max, I minimum दे रखा है, तो इनमें रिलेशन ऐसा होता है। अब आपको होता है दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो I max अपॉन I minimum का वैल्यू कितना, 36/25। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 6/5 होगा। और ये वैल्यू मेरे लिए √I1, और ये होगा √I2, और ये यहाँ पर होगा √I1, और ये यहाँ पर होगा √I2 होगा। ठीक है, इधर से होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 6/5 क्रॉस मल्टीपल कर लें और सोल्व कर सकते हैं, तो I1I2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करते तो ये आएगा 6√I1 प्लस यहाँ पर होगा 6√I2 इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 5√I1, और ये होगा 5 यहाँ पर I2। सॉल्व करेंगे तो ये 6 और ये 5 इधर आएगा, तो ये होगा √I1 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो ये बनेगा 11√I2। बोलो बच्चों, यहाँ पर अगर ये 6 है और यहाँ पर अगर देखें तो ये 5, सोलो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये माइनस होना चाहिए ना भाई, तो ये माइनस हो गया, तो ये हो गया √I2 यहाँ पर माइनस में, तो 11 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो I1/I2 का वैल्यू जो होगा वो 11/1 का होल स्क्वायर होगा। इट मींस ये 121/1 होगा। आ रहा आंसर? लकी लकी उल्टा आंसर बोल रहे हैं आप लोग, 121/1 होगा। प्रतीक हमारी करेक्ट आंसर। अब I1I2 का रेशियो आपको पता लग गया, तो आपसे पूछा A1A2 का रेशियो कितना होगा। तो I1I2 अगर हमें पता है तो हम बोल सकते हैं A1A2 का रेशियो जो होगा ना वो √I1 और √I2 का होगा वैल्यू। ये तो रिलेशन आता है, तो बोलो आंसर क्या बनेगा, 11:1 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो तो 11:1 हो जाएगा, और इंटेंसिटी का रेशियो 121/1। तो मेरा केवल यही कहना है कि ये जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है इनको भी हमें यूज करना आना चाहिए, क्वेश्चन को सोल्व करना हमें आना चाहिए। तो इस तरह की बातें यहाँ पर हैं, क्योंकि देखो लास्ट ईयर है ना, 2 साल पहले अगर देखें तो डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पर क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्विंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखो अभी तक हमने जो इंटरफेरेंस जो पढ़ा है ना, इंटरफेरेंस जो पढ़ा है उसमें हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो पढ़ा है, उसके बाद हमने उस पर कुछ फॉर्मूले पढ़े, उस पर क्वेश्चन किया। इसलिए एक थर्ड पार्ट और हम यूज करते हैं, और ये थर्ड पार्ट जो यहाँ पर है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। वैसे हमने अभी तक जो इंटरफेरेंस पढ़ा है उसको हमने थ्योरेटिकली स्टडी किया है, पर हम इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें साउंड के इंटरफेरेंस को लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करवाता है। क्विंके ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्विंके देखो एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये ट्यूब एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया था, और उसी के रेस्पॉन्स को बोलते हैं क्विंके ट्यूब एक्सपेरिमेंट।
ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो साउंड के इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली प्रूव करता है। इट इज अ प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। हमने अभी तक जो साउंड वेव पढ़ा है, उनका इंटरफेरेंस जो पढ़ा है वो थ्योरेटिकली पढ़ा है, पर उसको प्रैक्टिकली अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो ये इंटरफेरेंस में ऑब्जर्व करवाता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग साउंड का स्पीड, साउंड का वेवलेंथ इन गैसेस मीडियम फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, ये जो है ना ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी में करते हैं, उसका कुछ ना कुछ यूज होता है। तो हम इसका यूज क्या करेंगे, बोले हम इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम स्पीड और वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इन गैसेस में। निशांत कुमार क्या पूछ रहे हैं, इन एनसीईआरटी देयर? नहीं बेटा, एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है मैं आपको समझा दूं, क्योंकि ये एक तरह से क्वेश्चन है इंटरफेरेंस का। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ले तो हमें ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां ध्यान रखेंगे, स्पीड और वेवलेंथ साउंड का फाइंड कर सकते हैं इन गैसेस में। एक बात और मैंने लिखी, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव आर यूज्ड इन इट ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। बच्चों हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं, साउंड का इंटरफेरेंस देखते हैं, तो साउंड का इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ साउंड वेव यूज करते हैं, और वो जो यूज करते हैं वो जनरली अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को प्रेफर करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ऐसी वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, किलोहर्ट्ज में होती है, उनको हम यूज करते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। बच्चों फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जब इंटेंसिटी उनकी ज्यादा होती है, उनमें एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, तो इस होलो ट्यूब से वो एब्जॉर्ब नहीं होती, अच्छे से इंटरफेरेंस शो करती है। तो अच्छे से इंटरफेरेंस को शो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर जनरली अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को यूज करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी के बेस पे साउंड वेव को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है उसको बोलते हैं सोनिक। और एक है अल्ट्रासोनिक, ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। कंफ्यूज मत होना, अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रावायलेट अलग अलग टर्म है। अल्ट्रावायलेट तो हमारी कौन है, लाइट वेव्स है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो अल्ट्रासोनिक यहाँ पर है ना, अल्ट्रासोनिक है, सोनिक मीन साउंड है बेटा। तो साउंड की बात करें तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से हम इसको यूज करते हैं। ये साउंड वेव है, यहाँ पर हम अगर देखें तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूज करते हैं ताकि वो इस ट्यूब के द्वारा एब्जॉर्ब ना हो और अच्छे से इंटरफेरेंस शो करे। तो इस तरह की बातें हमें ध्यान रखनी है। अब देखो आगे चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट कुछ यहाँ पर ऐसा होता है, होलो ट्यूब है बेसिकली। इनके ट्यूब जो होता है ना, एक होलो ट्यूब होता है, ये यू शेप की ट्यूब, 2 यू शेप की ट्यूब से मिलकर बना होता है। बड़ा सा ट्यूब होता है, लेबोरेटरी में जो रूम है उस रूम के साइज के अबाउट होता है। ये 2 यू शेप की ट्यूब से मिलकर बना है। ये होलो ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब, एक यू शेप की ट्यूब है। इन दोनों को मैं जब असेंबल करता हूं ऐसे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये इसको बोलते हैं किनकेस ट्यूब। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक यू शेप का पार्ट यहाँ पर और एक यू शेप का पार्ट ऐसा होता है। ये यू शेप का पार्ट जो एक होता है वो फिक्स पार्ट होता है, आगे पीछे मोशन नहीं करता। लेकिन जो दूसरा ये जो यू शेप का पार्ट होता है, ये मूवेबल पार्ट होता है, ये आगे पीछे मोशन कर सकता है। जब ये मोशन करता है तो उसके मोशन की नेचर कुछ ऐसी होती है कि ये ऊपर से स्लाइड जितना होता है ना बेटा, उतना ही नीचे से स्लाइड होता है। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। जो मूवेबल पार्ट है स्लाइड होता है, तो जितना ऊपर से स्लाइड होता है उतना नीचे से स्लाइड होता है। ऊपर से अगर एक्स अमाउंट स्लाइड होता है तो नीचे से भी कितना जाता है, एक्स। तो बताओ जब एक्स गया तो ये वाला पाथ इसके रेस्पेक्ट में कितना बढ़ जाता है, 2x। और यही इसकी प्रॉपर्टी है वैसे। यहां पर देखो उसके स्केल है और स्केल ये ऊपर वन साइड लगा रहता है। ये स्केल हमें इंडिकेट करता है कि ऊपर से मैंने इसको कितना स्लाइड किया है। बच्चों स्केल हमेशा वन साइड होता है और इसीलिए ये वन साइड की स्लाइडिंग अमाउंट को शो करता है। मैंने स्केल से पढ़ के देखा कि मैंने इसको एक्स अमाउंट से स्लाइड किया, एक्स अमाउंट से स्लाइड किया तो स्केल में एक्स अमाउंट आएगा। तो एक्स अमाउंट से स्लाइड हुआ तो ऊपर से भी कितना गया एक्स, तो बताओ नीचे से भी कितना जाएगा एक्स। तो बताओ ये पाथ यहाँ कितना बढ़ जाता है, 2x। तो ये थोड़ा सा आइडेंटिटी यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इस प्रैक्टिकल की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर अगर मैं एक्स अमाउंट से इसको स्लाइड करता हूं तो ये वाला पाथ इसके रेस्पेक्ट में 2x बढ़ जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे स्केल वन साइड होता है, इसलिए वन साइड की रीडिंग ही शो करता है। तो जो भी स्केल की रीडिंग आती है एग्जाम में, क्वेश्चन में जो भी आपको रीडिंग मिले सरकाने वाली स्लाइडिंग अमाउंट की जो भी वैल्यू मिलती है, हम उसका क्या करते हैं, डबल करते हैं। और डबल ही इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस को इंडिकेट करता है। ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर ओपन है, यहां से साउंड वेव एंटर करती है इसमें। बच्चों यहाँ पर साउंड वेव को प्रोड्यूस करने के लिए गार्टन विसल यूज करते हैं। ये गार्टन विसल, गार्टन एक साइंटिस्ट है जिसने ये विसल बनाया था, उसके रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं गार्टन विसल। ये विसल ऐसा सोर्स है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है।
ये गार्डन मिसल यहाँ पर वाइब्रेट कराया जाता है, यहाँ से साउंड जनरेट होती है और इसमें एंटर करती है। जैसे साउंड इसमें एंटर करती है तो कुछ साउंड यहाँ पर इस तरह से जाती है, कुछ साउंड ऐसे ट्रेवल करती है। जैसे साउंड यहाँ पर एंटर करती है तो जैसे साउंड यहाँ पर एंटर करती है तो कुछ साउंड यहाँ पर राइट में चलती है, कुछ साउंड यहाँ पर लेफ्ट में चलती है, और साउंड यहाँ पर ट्रेवल करती हुई यहाँ पर ट्रेवल करती हुई सुपर इम्पोज होती है। ये दोनों यहाँ पर दोनों ना, ये कुछ वेव ऐसे गई, कुछ वेव ऐसे गई, और दोनों यहाँ पर ट्रेवल करती हुई सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इम्पोज होती है, और यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। अब यहाँ इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है, वो डिस्ट्रक्टिव होगा कि कंस्ट्रक्टिव होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर इन दोनों वेव का पार्ट डिफरेंस क्या रहा है। अगर इन दोनों वेव का इस पोजीशन पे पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा के ऑर्डर का है तो सीआई इंटरफेरेंस होता है, और अगर ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पर लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 के ऑर्डर का है तो यहाँ पर इंटरफेरेंस डीआई इंटरफेरेंस होता है। वेव यहाँ पर इंटर है ना, वेव यहाँ प्रोड्यूस होती है, वेव इसमें एंटर होती है, कुछ वेव घूम के ऐसे जाती है, कुछ वेव घूम के जाती है, यहाँ जाके सुपर इम्पोज होती है, इंटरफेरेंस होता है। अब यहाँ इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस यहाँ पर कैसा होगा, सीआई डीआई होगा, कैसा होगा, हम इसको डिटेक्ट करते हैं कैंडल की फ्लेम से। बच्चों एक कैंडल का फ्लेम यहाँ पर एक डिटेक्टर की तरह बिहेव करता है। ये कैंडल का फ्लेम यहाँ पर है, फ्लेम के जो वाइब्रेशन है उससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है। अगर कैंडल के फ्लेम के वाइब्रेशन मैक्सिमम होते हैं तो हम समझेंगे यहाँ इंटरफेरेंस सीआई होता है, पर कैंडल के फ्लेम के वाइब्रेशन अगर नॉर्मल से भी बहुत कम हो रहे हैं तो हम समझेंगे यहाँ पर डीआई इंटरफेरेंस हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जब इंटरफेरेंस होगा, अब इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी, बनेगी, और वो रिजल्टेंट वेव बाहर आएगी और इस कैंडल के फ्लेम पे टकराएगी। तो अगर वो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, अगर यहाँ इंटरफेरेंस यहाँ पर सीआई हो रहा है, और यहाँ पर अगर इंटरफेरेंस सीआई हो रहा है और इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेव जब इस फ्लेम से टकराती है तो इस पर प्रेशर ज्यादा लगाती है, और जब इस पर प्रेशर ज्यादा लगाती है, इस पर प्रेशर ज्यादा लगाती है तो इस पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी। फ्लक्चुएशन ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पर इंटरफेरेंस सीआई हो रहा है। पर अगर फ्लेम के वाइब्रेशन यहाँ पर बहुत कम हो रहे हैं, इसका मतलब उससे टकराने वाली जो वेव है उसमें इंटेंसिटी बहुत कम है, एनर्जी उसमें बहुत कम है, तो उसमें प्रेशर बहुत कम लगाती है, तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होते हैं। और जब फ्लक्चुएशन बहुत कम है ना, फ्लक्चुएशन अगर बहुत कम हो रहे हैं तो हम समझ जाते हैं कि वहां पर इंटरफेरेंस डीआई हो रहा है। तो ये कैंडल का फ्लेम जस्ट काइंड ऑफ डिटेक्टर है जो मैं डिटेक्ट करके बताता कि इंटरफेरेंस यहाँ कैसा हो रहा है। फ्लेम के वाइब्रेशन मैक्सिमम तो सीआई, मिनिमम है तो डीआई होते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं किनकेस ट्यूब। अब देखो प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग कंडीशन में मैंने दोनों यू शेप के पार्ट को ऐड किया है ना, इनको यू शेप के पार्ट को दोनों को असेंबल किया तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इन दोनों को मैं असेंबल करता हूं, इस प्रकार से असेंबल करता हूं कि ये जो मूवेबल पार्ट है इसको मैं बिल्कुल भी स्लाइड नहीं करता हूं, मैं इसको बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कर रहा हूं, और जब बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कर रहा हूं तो स्केल में रीडिंग 0 रखता हूं, स्केल में रीडिंग 0 है। इन दोनों को मैंने असेंबल किया, स्केल में रीडिंग 0 है, इसका दोनों पाथ यहाँ पर इक्वल लेंथ के हैं। ऊपर मैंने साउंड यहाँ जनरेट किया और यहाँ नीचे मैंने कैंडल का फ्लेम लगा रखा है। जैसे ऊपर साउंड जनरेट होगा, साउंड यहाँ पर कुछ आएगा और ये कुछ साउंड इधर जाएगा, कुछ साउंड इधर जाएगा, यहाँ ट्रेवल करता हुआ यहाँ सुपर इम्पोज होगा और इंटरफेरेंस होगा। बच्चों जब यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा तो बताइए अब ये इंटरफेरेंस यहाँ कैसा होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि स्केल में रीडिंग 0 है, स्टार्टिंग में मैंने इसको बिल्कुल भी स्लाइड नहीं करवाया है, इसका मतलब दोनों पाथ यहाँ पर सेम है, और जो दोनों पाथ की लेंथ अगर सेम है तो यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 है, और जब पार्ट डिफरेंस 0 है तो इंटरफेरेंस यहाँ पर सीआई होगा, और जब सीआई होगा, पार्ट डिफरेंस अगर यहाँ पर 0 है, पार्ट डिफरेंस अगर यहाँ पर 0, डेल्टा एक्स अगर 0 है तो वाइब्रेशन फ्लेम के कैसे होंगे, मैक्सिमम होंगे, इंटरफेरेंस कैसा होगा, सीआई होगा, इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। इस सिचुएशन पर अगर मैं देखूं तो फ्लेम के वाइब्रेशन हमें मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ मोमेंट तक रुक जाता हूँ, कुछ देर तक रुक जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो फ्लेम के वाइब्रेशन यहाँ पर है वो मैक्सिमम हो रहे हैं, तो टाइम के साथ वो मैक्सिमम ही बने रहते हैं। ऊपर से लगातार वेव आ रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है, मैं कुछ टाइम तक रुकता हूं तो मैं देखता हूं कि फ्लेम की वाइब्रेशन यहाँ पर मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम ही बने रहते हैं टाइम के साथ, और वाइब्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है, और इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस हो रहा है। फ्लेम के वाइब्रेशन मैक्सिमम है और मैक्सिमम ही बने रहते हैं, इसका मतलब टाइम के साथ उनके वेरिएशन नहीं हो रहे हैं, और जब टाइम के साथ उनमें वेरिएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब इंटेंसिटी यहाँ पर टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो मूवेबल पार्ट यहाँ पर है इसको हल्का सा स्लाइड करते हैं। अभी तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्लाइड नहीं किया था, इसलिए पार्ट डिफरेंस 0 था, इसलिए फ्लेम के वाइब्रेशन मैक्सिमम हो रहे थे।
अब हम क्या करते हैं, रनिंग कंडीशन में इस प्रैक्टिकल में मोबाइल पार्ट को स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, इतना स्लाइड करते हैं कि फ्लेम की जो वाइब्रेशन पहले मैक्सिमम हो रहे थे अब मिनिमम। हम इसको इतना स्लाइड करते हैं, इतना स्लाइड करते हैं कि ये वाइब्रेशन मिनिमम हो जाए। बच्चों बात को समझना, अगर ये वाइब्रेशन मिनिमम हो तो बताइए इंटरफेरेंस कैसा होना चाहिए, और अगर इंटरफेरेंस दिया है तो इंटेंसिटी यहां पर कैसी होगी, मिनिमम होगी। और अगर ये मिनिमम है, डीए इंटरफेरेंस हो रहा है, फ्लेम का वाइब्रेशन अगर मिनिमम है, तो बताओ पार्ट डिफरेंस कितना हो गया होगा, लैम्डा बाई। ऐसा मेरा थ्योरी बोलता है। अब बताओ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 मैंने कहां से किया, बोले मैंने यहां पर क्या करा, इस मूवेबल पार्ट को स्लाइड किया। मैंने मूवेबल पार्ट को स्लाइड किया, स्लाइड किया, स्लाइड किया, इतना स्लाइड किया कि पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना होगा, लैम्डा बाई 2। जैसे ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हुआ तो इंटरसेप्शन यहां क्या होगी, मिनिमम होगी। फ्लेम की वाइब्रेशन यहां क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आप बताओ, मैंने पार्ट डिफरेंस यहां पर क्रिएट किया कितना, लैम्डा बाई 2। मैंने इतना किया हुआ तभी तो यहां पर डीए हो रहा है। अब आप बताओ इस पार्ट डिफरेंस यहाँ पर एक्चुअल में कितना है, न्यूमेरिकली कितना मैं स्केल से पढ़ सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको स्लाइड करता हूँ तो कितना स्लाइड करता हूँ, स्केल से पढ़ सकता हूँ। मान लीजिए मैंने स्केल में स्क्रीडिंग पढ़ी, मैंने ऊपर से इसको एक्स अबाउट स्लाइड किया, तो ऊपर से ये एक्स गया, तो बताओ नीचे से भी कितना गया, एक्स। और एक्स एक्स होने के पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 2x। ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पर 2x हो गया। और ये 2x यहाँ पर किसके बराबर है, बोले 2x यहाँ पर लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट डिफरेंस मेरे को स्केल से पता लग जाता है, और ये मेरा पार्ट डिफरेंस यहाँ लैम्डा बाई 2 के बराबर आ रहा है, क्योंकि फ्लेम की वाइब्रेशन मैक्सिमम से मिनिमम हो गया। लैम्डा बाई 2 को मैं क्या करूंगा, 2x के बराबर करूंगा, तो मेरे पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। और लैम्डा बेसिकली कौन है, वेव की वेवलेंथ है, और इस तरह से हम लोग साउंड का वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। वेवलेंथ मेरे पास आ जाता है, जो सोर्स मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को पहले से ही पता होती है, फ्रीक्वेंसी पता है, लैम्डा पता है, तो मेरे पास वी आ जाता है, और यही इस एक्सपेरिमेंट का यूज कहलाता है। चलो आगे चलते हैं। अभी तो पहले हम बोल रहे हैं कि फ्लेम के वाइब्रेशन अभी मिनिमम हो रहे हैं, है ना, और पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। अब यहाँ भी कुछ देर तक मैं रुक जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फ्लेम के जो वाइब्रेशन मिनिमम है वो मिनिमम ही बने रहते हैं। मतलब यहाँ पर टाइम के साथ इंटेंसिटी कैसी कांस्टेंट है, बदल नहीं गई, मिनिमम है पर कांस्टेंट है। फिर हम क्या करते हैं, रनिंग कंडीशन में, प्रैक्टिकल रनिंग कंडीशन में हम क्या करते हैं, मूवेबल पार्ट को और स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करते हैं, इतना स्लाइड करते हैं कि फ्लेम की वाइब्रेशन अब मिनिमम से कैसे हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब मैक्सिमम हो जाए, स्टार्टिंग में मैक्सिमम हो रहे थे, मैंने मिनिमम तक स्लाइड किया, फिर मैंने इतना स्लाइड करता हूं कि ये वाइब्रेशन अब मिनिमम से वापस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अगर ये मैक्सिमम होंगे तो इंटरफेरेंस कैसा होगा, सीआई, इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। बताओ पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा होगा। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं, जैसे जैसे मैं मूवेबल पार्ट को शिफ्ट करता जा रहा हूं, स्लाइड करता जा रहा हूं, पोजीशन चेंज करता जा रहा हूं, पाथ डिफरेंस बदलता जा रहा हूं, तो इंटेंसिटी बदलती जा रही है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम होती जा रही है। लेकिन अगर एक ही पोजीशन पे अगर मैं रुक जाऊं, एक ही पोजीशन पे मैं रुक जाऊं, एक ही पोजीशन पे मैं रुक जाऊं, तो जो भी वहां पर इंटेंसिटी एक बार बन जाती है वो टाइम के साथ क्या होती है, कांस्टेंट। हम इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। और ये फिनोमेना, ये एक्सपेरिमेंट इस तरह के फिनोमेना को शो कर रहा है, मतलब इंटरफेरेंस को शो कर रहा है। थोड़ा सा आगे चलें, यहां पर देखो लेमडा को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा था ना लेमडा भी फाइंड करते हैं। तो देखो लेमडा कैसे फाइंड करते हैं, वो लेमडा फाइंड करने के लिए दो तरह के पार्ट डिफरेंस है। एक तो होता है फ्रॉम वाइब्रेशन फ्लेम, फ्लेम की वाइब्रेशन से हम लोग पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर फ्लेम की वाइब्रेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम से मिनिमम हो जाए तो पार्ट डिफरेंस लेमडा होता है। बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना चेंज होगा, लेमडा। मिनिमम से मिनिमम कितना चेंज होगा, लेमडा। मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लेमडा। सीआई टू सीआई कितना चेंज होगा, लेमडा। डीआई टू डीआई कितना चेंज होगा, लेमडा। पर मैक्सिमम से मिनिमम हो जाए या मिनिमम टू मैक्सिमम हो जाए तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाई। सीआई टू डीआई या डीआई टू सीआई हो जाए तो कितना होगा, लेमडा बाई। तो ये पार्ट डिफरेंस जो आता है फ्लेम के वाइब्रेशन से आ रहा है, ये लेमडा के ऑर्डर का है। और जो दूसरा पार्ट डिफरेंस आता है वो स्लाइडिंग अमाउंट से आता है। अगर हम मूवेबल पार्ट को एक्स अमाउंट से स्लाइड करते हैं तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2x। दो तरह के पार्ट डिफरेंस यहां पर होते हैं, एक तो ये लेमडा के ऑर्डर का है और एक स्लाइडिंग अमाउंट यहां पर है। दोनों को हम इक्वल करते हैं तो आपके पास लेमडा आ जाता है, और लेमडा आने के बाद यहां पर लेमडा आता है, और जो लेमडा आता है और हमें वेलोसिटी पता है, प्लस फ्रीक्वेंसी सोर्स की पता होती है, तो वेलोसिटी पता कर सकते हैं। बोलो भाई। तो यही इस प्रैक्टिकल का यूज है। जैसे मैं आपसे बोलूं इसको यूज कैसे करेंगे, मैंने कहा इन ए क्विंकेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट on sliding the movable part by amount of 5 मिलीमीटर डिस्टेंस। कितना स्लाइड किया आपने, 5 मिलीमीटर। तो बताओ कहां से पड़ा होगा, स्केल से पड़ा होगा। और जब स्केल से पढ़ेंगे तो बताओ एक्स का वैल्यू यहां पर कितना हो गया, 5 मिलीमीटर।
तो बताओ डेल्टा एक्स कितना हो गया, बोले उसका डबल करेंगे। हमेशा ध्यान रखो जो भी स्केल की रीडिंग होती है उसको डबल करेंगे, तो वो डेल्टा एक्स कितना होगा 10 मिलीमीटर। तो यानी क्यूनकेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट ऑन स्लाइडिंग द मूवर पार्ट बाय अमाउंट ऑफ 5 मिलीमीटर डिस्टेंस, वाइब्रेशन फ्लेम बिकम मैक्सिमम टू मिनिमम। ऐसा करने से फ्लेम के वाइब्रेशन मैक्सिमम से मिनिमम हो जाते हैं। तो बताओ मैक्सिमम से मिनिमम होने का मतलब एक डेल्टा एक्स यहां पर जो आएगा वो लैम्डा बाई 2 होगा। तो ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पर लैम्डा बाई 2 है और ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पर लैम्डा है, दोनों बराबर है, दोनों को इक्वल करते हैं तो लैम्डा बाई 2 का वैल्यू 10। तो बताओ लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 20 आ जाता है। इस तरह से हम लैम्डा को फाइंड आउट करते हैं। दो तरह के पार्ट डिफरेंस है, एक तो ये पार्ट डिफरेंस जो फ्लेम के वाइब्रेशन से मिलेगा और दूसरा जो पार्ट डिफरेंस है वो स्लाइडिंग अमाउंट से मिलेगा। दोनों को इक्वल करते हैं तो लैम्डा आपके पास आता है। फ्रीक्वेंसी मेरे को पता है तो वेलोसिटी पता कर सकते हैं। कर लेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इन ए किनकेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट the mover part is shifted by amount of 3 millimeter distance, that vibration flame becomes maximum to minimum। कितना स्लाइड किया हमने, यहां पर अगर देखें 3 मिलीमीटर यहां पर है और जब 3 मिलीमीटर यहां पर है तो बताओ यहां पर स्टडी करें हम लोग, बताइए यहां पर x का वैल्यू कितना है 3 मिलीमीटर। जो भी यहां पर स्लाइडिंग अमाउंट दे वो हमेशा ध्यान रखेंगे स्केल की रीडिंग होगी वो स्लाइडिंग अमाउंट होगा। तो बताइए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, बोले पार्ट डिफरेंस यहाँ पर 2x होगा। 2x का वैल्यू कितना होगा 6 मिलीमीटर होगा। ये ध्यान रखिए जो भी स्लाइडिंग अमाउंट दे हमेशा, जो भी स्केल की रीडिंग दे वो हमेशा उसको डबल करना है। ये हमारा पार्ट डिफरेंस होगा तो 6 मिलीमीटर होगा, इसको बोलेंगे 6 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाता है। अब ऐसा करने से बताओ फ्लेम के वाइब्रेशन मैक्सिमम से क्या हो रहा है मिनिमम। बताओ मैक्सिमम से मिनिमम का मतलब क्या समझे आप, लैम्डा बाई 2 होगा। ये दूसरा पार्ट डिफरेंस आ गया है ना, ये पहला पार्ट डिफरेंस। तो ऐसा करने से ऐसा होगा, दोनों को इक्वल करेंगे तो लैम्डा बाई 2 यहाँ पर कितना होगा 6 इंटू 10⁻³ क्या होगा -3। अल्टीमेटली लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 12 इंटू 10⁻³ हो जाएगा मिलीमीटर, सॉरी मीटर। और ये लैम्डा आपके पास आ गया तो आपको क्या चाहिए, लैम्डा आ गया तो आपको चाहिए स्पीड चाहिए। तो स्पीड देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी तो हम v स्पीड पता कर सकते हैं। v क्या होता है n लैम्डा। सॉल्व करेंगे n का वैल्यू क्या होगा 30 किलो हर्ट्ज का मतलब 30 इंटू 10⁻³ और ये होगा 12 इंटू 10⁻³ क्या होगा -3। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 360 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। तो जस्ट एक आइडिया है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दो तरह के पार्ट डिफरेंस यहाँ पर है, स्लाइडिंग अमाउंट से है तो जो भी स्लाइडिंग अमाउंट उसको डबल करेंगे वो पार्ट डिफरेंस होगा और दूसरा फ्लेम के वाइब्रेशन से हमें मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है मैक्सिमम टू मिनिमम का मतलब CI से DI हो रहा है। CI से DI होने का मतलब पार्ट डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 हम उसको इक्वल करेंगे तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी दे तो वेलोसिटी पूछ लेगा और वेलोसिटी दे देता है तो कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, ध्यान रखें। तो इस तरह से ये इंटरफेरेंस की जो बात है पूरी होती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज कॉल्ड बीट फिनोमेना। बच्चों जैसे इंटरफेरेंस होता है वैसे बीट्स की बात भी होती है। बीट्स भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस फिनोमेना ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम यहाँ क्या बोलते हैं, देखो इंटरफेरेंस बीट्स में बात सुनना। बीट्स में क्या होता है, बीट्स में अगर देखें तो जब दो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है, जब दो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है तो एक नया रिजल्टेंट जनरेट होता है। जब दो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होता है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है तो एक नया वेव बनता है। उस नया वेव का नया इंटेंसिटी, उस नया वेव का नया एम्पलीट्यूड मीडियम के एक ही पोजीशन पे टाइम के साथ मैक्सिमम मिनिमम होता है। उस रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट इंटेंसिटी मीडियम की एक ही पोजीशन पे टाइम के साथ पीरियोडिकली मैक्सिमम मिनिमम होता रहता है। रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट इंटेंसिटी मीडियम की एक ही पोजीशन पे टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। दिस पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इज नोन एज बीट फिनोमेना। बच्चों बात को ध्यान से सुनना, इससे पहले जो फिनोमेना पढ़ा था वहां पर क्या था, वहां पर मीडियम की एक ही पोजीशन पे जो इंटेंसिटी एक बार बन जाती थी वो टाइम के साथ कांस्टेंट थी। यहां क्या हो रहा है, मीडियम के एक ही पोजीशन पे जो इंटेंसिटी एक बार बन जाती है वो कांस्टेंट नहीं, टाइम के साथ पीरियोडिकली मैक्सिमम मिनिमम होती है। इंटेंसिटी वैक्स होती है वैनिंग होती है, वैक्स होती है वैनिंग होती है। इंटेंसिटी वैक्सिंग वैनिंग होती रहती है। वैक्सिंग मतलब हाई, वैनिंग मतलब लो इंटेंसिटी। कहने का मतलब यहां पर अगर देखें तो इंटेंसिटी में मैक्सिमम मिनिमम होता है। मीडियम के एक ही पोजीशन पे इंटेंसिटी टाइम के साथ पीरियोडिक चेंज हो रही है, हम इसको बोलते हैं बीट फिनोमेना। पर अगर मीडियम के एक ही पोजीशन पे इंटेंसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहे तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिनोमेना। दोनों में डिफरेंस है।
इससे पहले जो फिल्म हमने पढ़ा था वहां पर अगर देखिए तो पोजीशन को बदलने से इंटेंसिटी बदल रही थी, पर एक की पोजीशन पे जो भी इंटेंसिटी बन रही थी वो टाइम के साथ क्या थी, कांस्टेंट। यहां ऐसा नहीं। यहां क्या हो रहा है, मीडियम के एक की पोजीशन पे टाइम के साथ इंटेंसिटी पीरियोडिकली चेंज हो रही है। मीडियम के एक की पोजीशन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती जा रही है। हाई लो इंटेंसिटी होती जाती है, वैक्सिंग मैनी इंटेंसिटी होती जा रही है। मीडियम के एक ही पोजीशन पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रही है, हम इस फिनोमेना को बोलते हैं बीट्स। दोनों में डिफरेंस में ध्यान रखना पहले तो ये बात, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने कंडीशन क्या रखी, बोले दो ऐसी साउंड वेव जिनके फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है। वहां दोनों वेव कैसी थी, कोहेरेंट वेव थी, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव थी। यहां पर अगर देखें तो वेव कोहेरेंट नहीं, इनकोहेरेंट वेव्स है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जब दो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की जो होती है वो टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज होती है, उसको बोलते हैं बीट फिनोमेना। बस एक बात और ध्यान रखना, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना वो स्लाइटली होना चाहिए। मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, डेल्टा एन का वैल्यू यहां पर 10 हर्ट्ज या उससे कम होना चाहिए, डेल्टा एन का वैल्यू 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों डेल्टा एन का वैल्यू डिफरेंस जो हो रहा है, डेल्टा एन का वैल्यू यहां पर 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डेल्टा एन का वैल्यू दोनों का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तो यहां पर बीट्स होगा तो सही, लेकिन हम नहीं सुन पाएंगे। बच्चों डेल्टा एन का वैल्यू 10 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तो हम उस कंडीशन में हम लोग ह्यूमन बीइंग, मानव प्रजाति, हम बीट्स को सुनना चाहते हैं तो हम बीट्स को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी परसिस्टेंस विजिबिलिटी है ना, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है हमारी, वो होती है डेल्टा टी। आप पढ़ते भी हैं, देखो डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल टू 1/10 सेकंड होना चाहिए। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। क्या बोलते हैं इसको, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये क्या कहना चाहता है ये समझो पहले। कोई भी साउंड हम सुनते हैं, सुनकर समझते हैं, तो सुनकर समझने में उसको टाइम लगता है 1/10 सेकंड। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। कोई भी साउंड जब हम सुनते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ईयर ड्रम पर 1/10 सेकंड तक रहता है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि दो एक जैसी इंटेंसिटी के साउंड, दोनों एक जैसे साउंड, अगर दो एक जैसी इंटेंसिटी के सेम साउंड अगर मैं सुनना चाह रहा हूं और दोनों को अलग अलग फील करना चाहता हूं, दोनों को अलग अलग रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं, तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 1/10 सेकंड या उससे ज्यादा होना चाहिए। बच्चों बीट्स में यही हो रहा है। बीट्स में हम क्या सुनते हैं, इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिनिमम सुनते हैं, मैक्सिमम सुनते हैं, फिर मिनिमम आता है, फिर मैक्सिमम। अब मिनिमम इंटेंसिटी तो मान लीजिए 0 भी हो सकती है, हो सकता है उसको ना भी सुने, लेकिन मैक्सिमम सुनेंगे और उसके बाद फिर अगला मैक्सिमम आएगा उसको भी सुनेंगे। दोनों मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी हम सुने और दोनों को मैं अलग अलग फील कर लूं तो मैं समझूंगा मैंने बीट सुना है। और ऐसा मैं तभी फील कर पाऊंगा जब दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में टाइम का डिफरेंस 1/10 सेकंड उससे ज्यादा होना चाहिए। बच्चों डेल्टा टी का वैल्यू इतना होना चाहिए तो हम बीट्स को सुन पाएंगे। और इसका मतलब अगर ऐसा है तो बताओ डेल्टा टी तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या हुआ, टी और एन में क्या रिलेशन है बच्चों, टी और एन में रिलेशन इनवर्स। तो डेल्टा टी का वैल्यू ऐसा है तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा, 10 हर्ट्ज से उससे कम होना चाहिए। समझो, डेल्टा टी यहां पर अगर ऐसा है तो उसके बेस पर डेल्टा एन का वैल्यू कितना होगा, 10 हर्ट्ज से उससे कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बीट्स को सुनेंगे। तो ध्यान रखेंगे जब दो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है और उनका डिफरेंस भी 10 हर्ट्ज से उससे कम है, 10 हर्ट्ज से अगर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो बीट्स तो होगा, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बोलो, तो डेल्टा एन का वैल्यू 10 हर्ट्ज से उससे कम है और ऐसी कोई दो साउंड वेव जिनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से उससे कम है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया रिजल्टेंट वेव जनरेट होता है। उस रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट इंटेंसिटी मीडियम के एक ही पोजीशन पे टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। This periodic variation intensity with respect to time at a particular position medium is called as beat phenomena. अब देखो ऐसा क्यों होता है ना, ये समझे हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए देखो मैं बात करूं थोड़ा सा, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन बात कर लूं। मान लीजिए मेरे पास दो साउंड वेव है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक की फ्रीक्वेंसी n1 तो एक की फ्रीक्वेंसी n2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों के इनपुट मैंने मान लिया A1 A2 है, दो साउंड यहां पर वेव है और दोनों मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है मीडियम की एक ही पोजीशन पर। अब मीडियम की 1000 पोजीशन हो सकती है, मीडियम में कहीं भी ये सुपर इंपोज हो सकती है। तो पर मैं जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक पोजीशन पे बात कर रहा हूं, वो पोजीशन पे मैंने सुविधा के लिए ले ली x बराबर 0 पोजीशन।
मैं पूरा बीट फॉर्मूला आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं एक्स बराबर 0 पर। बच्चों एक्स बराबर 0 पर इसलिए कर रहा हूं कि एक्स बराबर 0 पर ये ऐसी पोजीशन है जहां पर एक्स का वैल्यू टर्म 0 हो जाएगा, और एक्स बराबर 0 पर अगर मैं डिस्कस करूं तो मेरी वेव की इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। यहां पर एक्स की टर्म 0 होने की वजह से इनकी मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी, इसलिए मैं एक्स बराबर 0 बात कर रहा हूं। ऐसे कोई भी पोजीशन हो सकती है मीडियम में, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। तो मैं मेरी सुविधा के लिए जो पोजीशन सेलेक्ट कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एक्स बराबर 0 पोजीशन। तो मैं मान रहा हूं कि दो ऐसे साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक की ओमेगा 1, एक की ओमेगा 2, और दोनों का एम्पलीट्यूड A1 A2 अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है एक्स बराबर 0 पोजीशन। तो बताओ एक नया वेव बनेगा, तो एक नया रिजल्टेंट वेव जनरेट होता है। उस रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, और उस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखी थी। हम इंटरेस्टेड हैं इंटेंसिटी में, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं, देन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव एट एक्स बराबर 0 पोजीशन जो होती है वो ये होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। आपको पता है डेल्टा फाई कौन है? बोले डेल्टा फाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी है। बच्चों यहां पर अगर देखें, यहां पर अगर देखें तो A1 साइन ओमेगा 1 टी और A2 साइन ओमेगा 2 टी। आप बताओ, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसलिए दोनों का डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस होगा वो यहां पर क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी है। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है। इससे पहले जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था ना बेटा, उस इंटरफेरेंस में अगर देखें तो दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी क्या था, सेम था। और जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो बताओ वहां फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं था, वहां पर वो डिफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करता था, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं करता था। यहां पर दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसलिए डेल्टा फाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अभी दो ऐसी वेव हैं जो मीडियम में ट्रेवल करती है, सुपर इंपोज हो रही है एक्स बराबर 0 पोजीशन पर, और एक्स बराबर 0 पर दोनों में सुपर इंपोज होती है, तो एक नया वेव बनता है रिजल्टेंट वेव। उस रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हम लिखो तो इसकी फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यहां पर ऐसा बनता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। सेम फॉर्मूला अपने इंटरफेरेंस में पढ़ा था, वहां भी ऐसे ही था। ये इंटरफेरेंस ही है, बस हल्का सा यहाँ है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए डेल्टा फाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई, और ये डेल्टा फाई अगर मैं लिखूं तो कितना है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी है। अब ध्यान से देखो, ये पूरी पूरी टर्म टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब पूरी पूरी टर्म टाइम पे डिपेंड करेगी, और जब ये टाइम पे डिपेंड करेगी तो इंटेंसिटी भी टाइम पे डिपेंड करेगी। बच्चों बात को समझना, कोस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू टी जो टर्म आ रही है, ये टाइम डिपेंडेंट टर्म है, और टाइम डिपेंडेंट टर्म में टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम अपनी भाषा में आगे बढ़ता रहता है। और तब जब टाइम बदलेगा तो डेफिनेटली डेल्टा फाई का वैल्यू बदलेगा, और ये बदलने से कोस का वैल्यू बदलेगा, और कोस का वैल्यू बदलने से इंटेंसिटी बदलेगी। मतलब मीडियम की एक ही पोजीशन एक्स बराबर 0 पर टाइम के साथ ये इंटेंसिटी बदलती रहती है, और बदलती भी किस फंक्शन के अकॉर्डिंग, कोस फंक्शन के अकॉर्डिंग। टाइम चेंज होगा तो कोस का वैल्यू चेंज होगा, और कोस का वैल्यू चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज होगी। इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है कोस फंक्शन के अकॉर्डिंग मीडियम की एक ही पोजीशन पर। और कोस फंक्शन कैसा मानते हैं, पीरियोडिक फंक्शन मानते हैं। इसका मतलब इंटेंसिटी में पोजीशन के साथ पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है एक ही पोजीशन पर, हम इसी को बोलते हैं बीट्स। यहां पर अगर देखें तो इंटेंसिटी टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रही है, और पीरियोडिकली क्योंकि कोस के फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो यहां पर पूरा फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं एक्स बराबर 0 पोजीशन पर, तो एक्स बराबर 0 पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो चेंज हो रही है टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रही है। दिस पीरियोडिक वेरिएशन इंटेंसिटी with respect to time at a particular position medium is called as beat phenomenon। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए बीट्स का अगर देखा तो ये बीट्स है बेसिकली, या इंटेंसिटी टाइम पर डिपेंड करी, टाइम का फंक्शन है। आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि इंटेंसिटी टाइम पर डिपेंड क्यों कर रही है? बीट्स का मेन रीजन कौन है, मेन कोज कौन है? जैसे हमने बोला था ना, इंटरफेरेंस का मेन कोज है कोहेरेंट वेव्स, वैसे बीट्स का मेन कोज कौन है, बताइए? यस, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल शाम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इन दोनों की यहां पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने से दोनों की डेल्टा फाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और जब टाइम पे डिपेंड करता है तो इंटेंसिटी भी टाइम पे डिपेंड करती है, हम इसी को बोलते हैं बीट्स। बोलो बच्चों, कहने का मतलब यहां पर अगर देखें तो ये हमारी सुविधा के लिए मैंने एक्स बराबर 0 पोजीशन लिया, और 0 पोजीशन लूंगा तो यहां पर दोनों की एक्स एक्स टर्म छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो उसमें मैथ थोड़ी आसान होगी, और इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर एक्स बराबर 0 पर डिस्कस कर रहे हैं तो इंटेंसिटी यहाँ पर ऐसी आती है, टाइम का फंक्शन होती है। देखो टाइम के साथ इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है ये भी देखते हैं।
डेल्टा फाई हमारे पास कितना था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी होता है, और हमें पता है टाइम यहाँ पर है, और टाइम देखो वेरिएबल होता है, टाइम कभी रुकता नहीं, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में टाइम टी इक्वल्स टू 0 रहा, तो बच्चों टी इक्वल्स टू अगर 0 रहा होगा तो बताओ उस कंडीशन में डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और अगर डेल्टा फाई 0 है तो बताओ उस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और अगर यहाँ पर टी का वैल्यू बढ़ा, टी का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा, टी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा फाई भी बढ़ेगा, डेल्टा फाई अपनी लैंग्वेज में आगे बढ़ेगा, मान लीजिए टी बढ़ा तो ये डेल्टा फाई बढ़कर कभी पाई होगा, और जैसे ये पाई होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। फिर यहाँ पर टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम कभी रुकता नहीं, जब टाइम कभी रुकता नहीं तो बोलेंगे डेल्टा फाई का वैल्यू यहाँ पर 2 पाई भी होगा, और जब 2 पाई होगा तो वापस इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, टाइम बढ़ने से कभी रुकेगा नहीं, इसलिए डेल्टा फाई भी बढ़ने से कभी रुकेगा नहीं। ये 0 के बाद पाई होगा, पाई के बाद 2 पाई होगा, 2 पाई के बाद 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 1000 पाई होगा, और इसलिए इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम लगातार होती रहेगी मीडियम के एक ही पोजीशन पर। हम इसको बोलते हैं बीट फिनोमेनन। तो यहां डेल्टा फाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और जब टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसलिए इंटेंसिटी भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, मीडियम की एक ही पोजीशन पे इंटेंसिटी अप एंड डाउन होती जा रही है, हम इसको बोलते हैं बीट फिनोमेनन। बोलो बच्चों, यहां पर लाइट के केस में देखो, बात सुनना, दीपक कुमार पूछ रहे हैं लाइट के केस में हो सकता है, लाइट के केस में नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि लाइट के केस में जो वहां पर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होता है वो पीरियोडिकली चेंज नहीं होता, रैंडम चेंज होता है, और रैंडम अगर चेंज है तो इंटेंसिटी रैंडमली चेंज होगी, पीरियोडिक चेंज नहीं होगा, और जब पीरियोडिक चेंज इंटेंसिटी में नहीं होगा तो हम बीट्स को नहीं देंगे, तो लाइट में बीट्स नहीं होता है। और बताइए कोई क्या डाउट आया आपके, बताओ ना देखा। हाँ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी सही है, और क्या सर, अगर जो दोनों वायु की है उनमें पाथ डिफरेंस है तो बेटा पार्ट डिफरेंस हो सकता है ना, ये तो मेरे पोजीशन पार्ट डिफरेंस, यहां पर देखो पोजीशन, ये जो डेल्टा फाई हम लिख रहे हैं, डेल्टा फाई बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये पोजीशन भी डिपेंड कर सकते हैं ना। आप बताओ यहाँ पर इंटरफेरेंस मैंने क्या बोला था, मैक्सिमा होता है, तो दूसरी का मिनिमा होता है, तीसरे का मैक्सिमा होता है, ऐसा होता है इंटरफेरेंस में। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तो मीडियम की एक ही पोजीशन में जो इंटरफेरेंस वो मैक्सिमा मिनिमा होती जाती है, तो अगर यहाँ मैक्सिमा मिनिमा होती है तो दूसरी पोजीशन में मिनिमा मैक्सिमा होगी, तो यहाँ डेल्टा फाई जो होगा, मैं एक्स का पोजीशन ले लूंगा, यहाँ तो मैंने सुविधा के लिए एक्स को 0 माना, पर अगर एक्स भी हो सकता है ना यहाँ पर, तो जब एक्स होगा तो यहाँ पर डेल्टा फाई जो होगा वो एक्स पे भी डिपेंड करेगा, और जब एक्स पे डिपेंड करेगा तो यहाँ पर डेल्टा फाई टाइम पे तो डिपेंड करेगा। एक्स्ट्रा क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इंपॉर्टेंट, एक्स पे तो डिपेंड वहां भी कर रहा था इंटरफेरेंस, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर टाइम पे डिपेंड एक्स्ट्रा कर रहा है, और इसलिए टाइम की बात हम कर रहे हैं। इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, सुनना, यहां मैक्सिमा, यहां मिनिमा, यहां मैक्सिमा, यहां मिनिमा, कहां हो रहा था, इंटरफेरेंस में ऐसा हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, यहां मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, और यहां मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऐसा हो रहा है, तो यहां भी इंटेंसिटी चेंज हो रही है और यहां भी चेंज हो रही है, बस यहां मैक्सिमा से स्टार्ट हो रही है तो यहां मिनिमा से स्टार्ट हो रही है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूं, कहने का मतलब बीट्स यहां पर वैरी कर रहा है, बीट्स का रियल एग्जिस्टेंस, अरे कुछ नहीं, हम लोग बोलते हैं ना बीट्स का साउंड, बीट्स फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, जैसे मैंने कहा इंटेंसिटी वेरिएशन फिल्म मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम हम सुनते कांस्टेंट इंटेंसिटी, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी वेरी कर रही है एक ही पोजीशन में, इंटेंसिटी वेरी, इसको बोलते हैं बीट फिनोमेनन। बोलो बेटा, एक्स बराबर 0 नहीं होता, एक्स बराबर कोई भी पोजीशन हो सकती है, मीडियम की कोई भी पोजीशन हम ले सकते हैं, कोई भी पोजीशन यहां पर ले सकते हैं। तो इस तरह की बातें यहां पर है कि जब दो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइड डिफरेंस से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है तो एक नया व्यू बनता है, उस नया व्यू का नया इंटेंसिटी मीडियम की एक ही पोजीशन पे टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, हम उसको बोलते हैं बीट्स। उसके लिए मैथ मैंने प्रूव की तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, तो यहाँ डेल्टा फाई टाइम पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए इंटेंसिटी भी टाइम पर डिपेंड कर रही थी और कोस फंक्शन के अकॉर्डिंग कर रही थी बेटा, इसलिए इंटेंसिटी टाइम के साथ पीरियोडिक चेंज होती है, इसको बोलते हैं बीट फिनोमेनन। मैं ग्राफ बनाऊं इंटेंसिटी का टाइम के साथ, तो बच्चों टाइम अगर 0 होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, पर जैसे टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम, यहाँ पर ग्राफ ऐसा बनता है। इंटेंसिटी में टाइम के साथ पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, और जब मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है तो इसको बोलते हैं बीट फिनोमेना है, इंटेंसिटी वैरी कर रही है। ध्यान से देखो ग्राफ भी किसका है, कोस का ग्राफ है, बीट है ना, कोस का ग्राफ है, और कोस का ग्राफ होने का मतलब इंटेंसिटी टाइम के साथ पीरियोडिक चेंज हो रहा है। अगर यही ग्राफ में इंटरफेरेंस में बना था, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बना था एक ही पोजीशन पे, तो वहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। यहां पर अगर देखें तो इंटेंसिटी टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ यहां पर कांस्टेंट हो,
है ना। इंटेंसिटी यहाँ टाइम का फंक्शन है, लेकिन यहाँ टाइम का फंक्शन नहीं, यहाँ टाइम सब कुछ, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। और इसलिए बच्चों ध्यान रखना, बीट्स को हम लोग डायनेमिक इंटरफेरेंस भी कहते हैं। ये ऐसा इंटरफेरेंस है जहां पर इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रही है, डायनेमिक हो रही है, डायनेमिक इंटरफेरेंस। तो फिर इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं? स्टैटिक इंटरफेरेंस कहते हैं। ये डायनेमिक इंटरफेरेंस है तो ये स्टैटिक इंटरफेरेंस होता है। ऐसे यहां पर बोलते हैं ये अनस्टेबल इंटेंसिटी पैटर्न है, तो ये स्टेबल इंटेंसिटी पैटर्न होता है। ये टेम्पररी इंटेंसिटी पैटर्न है, यहाँ पर इस इंटेंसिटी जो भी बनती है वो टेम्पररी रहती है, बदलती रहती है, बार बार टेम्पररी है, अनस्टेबल इंटेंसिटी है। यहाँ पर जो भी इंटेंसिटी एक बार बन जाती है वो क्या है? स्टेबल रहती है, परमानेंट होती है। तो दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर इंटेंसिटी टाइम का फंक्शन ही टाइम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी टाइम पे डिपेंड करता है। तो हम ये समझें कि इंटेंसिटी का मतलब, यहाँ पर बीट्स का मतलब क्या हुआ? बोले बीट्स का मतलब हुआ कि ऐसा फिनोमेना जिसमें इंटेंसिटी टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो। चल बोलो बेटा, यहां पर फेज डिफरेंस एक्स पर डिपेंड नहीं होगा। बिल्कुल होगा एक्स पर डिपेंड, पर हम लोग मान रहे हैं ना कि एक्स का वैल्यू 0 है, हमारे लिए सिंपलीफाई किया हमने, एक्स बराबर 0 पोजीशन पे, तो फिर खत्म हो जाएगा। पर अगर एक्स अलग अलग, यहाँ पर एक्स पोजीशन कोई दूसरी होती तो फिर एक्स पर भी डिपेंड करता। तो हम लोग बोलते हैं डेल्टा फाई, यहां पर अगर देखें तो टाइम का ही फंक्शन होता है, पोजीशन का फंक्शन होता है। पर हम टाइम की बात कर रहे हैं कि मीडियम की एक ही पोजीशन पे टाइम के साथ इंटेंसिटी वेरी कर रही है। तो यहां पर अगर देखें तो ग्राफ ऐसा हो रहा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहां पर अगर देखें तो इंटेंसिटी यहां पर कैसा होगा? आई और एक्स का ग्राफ, आई और एक्स का ग्राफ तो पोजीशन के साथ ग्राफ बनेगा ना, वेरी करेगी इंटेंसिटी, मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। तो यहां पर अगर देखें तो इस तरह से इंटेंसिटी वेरी कर रही है टाइम के साथ, और इसको बोलते हैं बीट फिनोमिना। अब ये तो फिनोमिना है, बार बार इंटेंसिटी वेरी करती है, मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा लगातार इंटेंसिटी में होता रहता है, इसको बोलते हैं बीट फिनोमिना। ये इंटेंसिटी वेरिएशन का फिनोमिना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं वन बीट का मतलब क्या होता है? भाई बीट फिनोमिना है रिपीटेटिव नेचर का फिनोमिना। एक बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम होती है, लगातार मैक्सिमम मिनिमा होता रहता है, इसको बोलते हैं बीट फिनोमिना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं वन बीट का मतलब क्या होता है, तो बोले वन बीट का मतलब होता है वन टाइम इंक्रीमेंट एंड वन टाइम डिक्रीमेंट इंटेंसिटी स्कोर्ड एज वन बीट। वन टाइम इंक्रीमेंट एंड वन टाइम डिक्रीमेंट इंटेंसिटी स्कोर्ड एज वन बीट। एक बार इंक्रीमेंट हो जाए और एक बार डिक्रीमेंट हो जाए, या एक बार डिक्रीमेंट हो जाए एक बार इंक्रीमेंट हो जाए, उसको बोलते हैं वन बीट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगातार चलता रहे, उसको बोलते हैं वन बीट, मतलब बीट फिनोमिना। लेकिन एक बार इंक्रीमेंट हो जाए और एक बार डिक्रीमेंट हो जाए, या एक बार डिक्रीमेंट हो जाए एक बार इंक्रीमेंट हो जाए, उसको बोलते हैं वन बीट। या यूं कहते हैं कि इंटेंसिटी मिनिमम से मैक्सिमम होकर वापस मिनिमम हो जाए, उसको बोलते हैं वन बीट। या मैक्सिमम से मिनिमम हो जाए, मिनिमम से वापस मैक्सिमम हो जाए, उसको बोलते हैं वन बीट। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम से मिनिमम होना वन बीट, ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम होना भी क्या कहलाएगा? वन बीट। ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी मिनिमम से मिनिमम होना वन बीट कहलाएगा, या मैक्सिमम से मैक्सिमम होना वन बीट कहलाता है। फिर एक बार आईटी देखो, जेई एडवांस में क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर प्रेजेंट इन वन बीट। बोलो एक बीट में कितने मैक्सिमा मिनिमा होते हैं? बोले एक बीट में एक ही मैक्सिमा होता है और एक ही मिनिमा होता है। कई बच्चों को डाउट आता है कि दो मैक्सिमा है दो मिनिमा है। बोले दो दो नहीं है बेटा, ये दिखते दो दो है लेकिन होते नहीं है। ये मिनिमा है, अगर इस बीट में काउंट करेंगे तो ये मिनिमा अगले बीट में काउंट करेंगे, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस है ना। एक बार इंक्रीमेंट होता है और एक बार डिक्रीमेंट होता है, इसका मतलब एक मैक्सिमा और एक मिनिमा यहाँ पर। ध्यान रखेंगे, एक बीट में एक ही मैक्सिमा होता है और एक ही मिनिमा होता है। वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा आर प्रेजेंट इन वन बीट। दीपक कुमार पूछ रहे हैं इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू 0 क्यों नहीं हुआ? हो जाएगा ना बेटा, आप बताओ, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड A1 A2 अलग अलग है, और अलग अलग होने की वजह से इंटेंसिटी यहाँ पर मिनिमम 0 नहीं। अगर इन दोनों के एम्पलीट्यूड सेम सेम आ जाए, दीपक सुनना, दोनों के एम्पलीट्यूड अगर सेम सेम आ जाए तो इंटेंसिटी 0 भी हो सकती है। बोलो भाई। तो यस, नमिता चौधरी क्या पूछ रही है फिर से? सर फिर बीट्स भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस, यस बीट्स भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस फिनोमेना ही है। बस यहाँ फर्क इतना सा है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से इंटेंसिटी टाइम के साथ भी वेरी कर रही है। समझे आप मेरी बात? तो यस, एक काइंड ऑफ इंटरफेरेंस को बोलते हैं डायनेमिक इंटरफेरेंस, ये है स्टैटिक इंटरफेरेंस। तो चलिए आगे चलती है, बीट्स की बात हुई, मैक्सिमम मिनिमा प्रेजेंट वन बीट। आप एक और आगे चलना, एक पॉइंट और होता है, इसको बोलते हैं बीट टाइम पीरियड। तो बच्चों यहां पर देखो, बीट टाइम पीरियड, टीबी की बात करें, टीबी क्या होता है? बोले टाइम टेकन टू कंप्लीट वन बीट, एक बीट को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं बीट टाइम पीरियड। या हम ऐसा ही बोल सकते हैं टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम टू मैक्सिमम और मिनिमम टू मिनिमम। बच्चों इंटेंसिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाए तो वन बीट, या मिनिमम से मिनिमम हो जाए तो भी क्या वन बीट कहलाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं फेज डिफरेंस चेंज बाय अमाउंट ऑफ 2 पाई रेडियन।
वो टाइम इंटरवल जिसमें फेज एंगल कितना चेंज होता है 2 पाई, उसको बोलते हैं बीट टाइम पीरियड। ध्यान रखना, ये बीट टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें एक बीट बन जाता है, ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाती है या मिनिमम से मिनिमम हो जाती है, या फिर फेज डिफरेंस कितना चेंज होता है 2 पाई रेडियन से चेंज हो जाता है। बच्चों फेज डिफरेंस 2 पाई से चेंज होता है, ध्यान रखना। कैसे? बोले ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हुआ, तो बताओ मैक्सिमम पे कितना फेज डिफरेंस होता है 0, और ये कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई से 0 चेंज कितना होगा 2 पाई। मिनिमम से मिनिमम होता, बताओ पहला मिनिमम कब आएगा पाई पर, तो अगला मिनिमम कितना फेज डिफरेंस आएगा 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। तो आपको समझाया, वन बिट का मतलब समझाया था ना, वन बिट का मतलब वन टाइम इंक्रीमेंट वन टाइम डिक्रीमेंट इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज वन बिट, और एक बिट का मतलब टाइम अगर लगेगा तो उसमें 2 पाई फेज डिफरेंस चेंज होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं बीट टाइम पीरियड। अब इसको तो थोड़ा सा टाइम में यूज करो, हमें पता डेल्टा फाई का इक्वेशन क्या था, डेल्टा फाई इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू टी होता है। सुनना ध्यान से, अगर मैं इस टी को यहां टीबी के बराबर लिख दूं, टीबी कौन, बोलो टीबी कौन, बीट टाइम पीरियड, तो बताओ डेल्टा फाई कितना होगा 2 पाई। पढ़ा ना भी अपने कि टाइम इंटरवल टीबी कौन है, वो टाइम इंटरवल है जिसमें फेज डिफरेंस कितना चेंज होता है 2 पाई। तो अगर मैं टी को टीबी लिख देता हूं तो डेल्टा फाई कितना होगा 2 पाई होता है, और अगर ये 2 पाई है तो इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू टीबी, सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई और ये 2 पाई n2 माइनस n इनटू टी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बताओ टीबी इक्वल्स टू क्या बना 1 अपॉन n2 माइनस n। यस 2 पाई मतलब टीबी क्या बना 1 अपॉन n2 माइनस n। और बेटा n2 माइनस n1 ये दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का अंतर है, डिफरेंस है। अगर मैं देखूं तो ये भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आती है, इसको बोलते हैं डेल्टा है। तो टीबी का वैल्यू यहां पर क्या है 1 अपॉन डेल्टा है। अब ध्यान से दोनों, टीबी को मैंने क्या बोला था बीट टाइम पीरियड बोला था, तो ये यहाँ पर जो डेल्टा है ना ये फ्रीक्वेंसी, इसको बोलना पड़ेगा बीट फ्रीक्वेंसी। हमें पता कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा, बोले टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन इनवर्स का होता है, और जब इनवर्स का रिलेशन, तो अगर ये टाइम पीरियड है तो ये 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये अगर बीट टाइम पीरियड इसको बोलना पड़ेगा बीट फ्रीक्वेंसी, और इसलिए इसको 1 अपॉन बी भी बोलते हैं, बी बी डॉट बीट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब रिजल्ट ये बना कि जिन वेव से बीट फिल्म बन रहा था उन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, उसी को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा एक वेव मेरे पास है 100 हर्ट्ज और एक वेव मेरे पास यहाँ पर 108 हर्ट्ज और बीट्स बना रही, तो बताओ बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 8 हर्ट्ज। दोनों वेव, जिन वेव से बीट्स बन रहा होता है उन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो बीट फ्रीक्वेंसी के नेम से जाना जाता है। ये समझ में आ गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा तो टीबी का वैल्यू 1 अपॉन n2 माइनस n1 बनेगा, n2 माइनस n1 मतलब डेल्टा है। तो दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना बेसिकली वो यहाँ पर क्या है बीट फ्रीक्वेंसी के नेम से जाना जाता है। तो एक वर्ड होता है आपके सामने बीट फ्रीक्वेंसी, और वो कौन होगा डेल्टा, एंड दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। और इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, या इसको बोलते हैं 1 अपॉन बीट टाइम पीरियड। जब टाइम पे देखो बीट टाइम पीरियड को बोलते हैं 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी, बी फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हैं 1 अपॉन बीट टाइम पीरियड। एनर्जी देखो, दयानंद वर्मा क्या बोल रहे हैं, दयानंद क्या बोल रहा है, एनर्जी कंजर्व होती है क्या बीट में, बेटा एनर्जी तो हमेशा कंजर्व है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। सुपरपोजिशन हम बात कर चुके हैं पहले, ये अपना आइडियल कंडीशन में है कि एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं मार रहे, एनर्जी तो कंजर्व है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम में फेज डिफरेंस पाई होना चाहिए ना बेटा। मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है किस एंगल पर होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी किस एंगल पर होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर हो रही थी डेल्टा फाई 0 पर, फिर उसके बाद बताओ अगला मैक्सिमम कब हुआ 2 पाई पर, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम में कितना फेज चेंज हुआ 2 पाई होगा ना बेटा, 2 पाई। बोलो ना यार, बोलो बेटा, सही है ना, आगे चलते हैं। तो बोल रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर बीट है ना, बीट फ्रीक्वेंसी जो आती है वो क्या है डेल्टा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन वेव से बीट बनता है उन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वही यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एक क्वेश्चन लेता हूं, जवाब देना सब लोग। दो साउंड वेव हमारे पास यहाँ पर है कि 100 फ्रीक्वेंसी और एक की 120 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। दो साउंड वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी 100 एंड 120 हर्ट्ज से, दोनों बीट्स बना रहे हैं। आपसे पूछा पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। बच्चों नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है हम लोग। तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अगर सोल्व करें तो बताओ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना होगा। बोले पहला क्वेश्चन अगर देखें तो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस n2 माइनस n।
और n2 माइनस n1 अगर सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, बोले 120 माइनस 100 होगा, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 हर्ट्ज हो जाएगा, मतलब इसको बोलना पड़ेगा 20 बीट्स पर सेकंड। पर दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व पर सेकंड, बेटा ऑब्जर्व ऑब्जर्व किससे पूछा, आपसे पूछा, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे, बताओ इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, बी इक्वल्स टू डेल्टा, यहाँ पर क्या होगा 0 होगा बच्चों, बी इक्वल्स टू डेल्टा एन इक्वल्स टू यहाँ पर 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो बीट फिनोमेना हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0 होगी। ये क्यों हो रहा है, लिख देता हूं मैं, ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। बताया था ना आपको, तो समझ ले, देखो यहाँ पर एक्चुअल में अगर प्रोड्यूस पूछा तो जो भी थ्योरेटिकल डिफरेंस इन दोनों फ्रीक्वेंसी का होगा वो यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा ना वो यहाँ की फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन आपसे बोला नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व पर सेकंड, तो ऑब्जर्व कहां से कितना होगा 0 होगा। अब 0 क्यों है ये समझ लें, तो देखो बात को समझना, 2 क्यों है ना यहाँ पर 0 क्यों है, तो देखो 0 इसलिए हुआ कि ये फॉर्मूला यहाँ पर देखो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है 20 हर्ट्ज से, और 20 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज से ज्यादा है बच्चों, 10 हर्ट्ज से या होता या 10 हर्ट्ज से कम अगर डिफरेंस होता तो मैं ऑब्जर्व कर पाता, पर डिफरेंस यहाँ पर 10 हर्ट्ज से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो बीट फॉर्मूला हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। बीट्स तो हो रहा है लेकिन हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, जब हमें ऑब्जर्व नहीं होगा मतलब हमें इंटेंसिटी में वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं होगा, और जब हमें इंटेंसिटी में वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं होगा इस पर हमारे हिसाब से बीट फॉर्मूला नहीं होगा, और जब बीट फॉर्मूला नहीं होगा तो हमारे हिसाब से बीट इंटेंसिटी कितनी होगी 0 होगी। ध्यान रखें यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चा क्या करता है इसको 10 लिख जाता है, 10 नहीं लिखना है, यहाँ पर अगर देखें तो ये तो प्रोड्यूस जो आंसर यहाँ पर आएगा वो यहाँ तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेल्टा एन का वैल्यू 10 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तो इसका आंसर 0 आएगा। हाँ अगर डेल्टा एन का वैल्यू 10 हर्ट्ज से कम हुआ तो दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम है। अब मैं आपको और समझाता हूं, देखो सुनना बात क्लियर से, आप बताओ इस क्वेश्चन में एक्चुअल में बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 बीट पर सेकंड है, आया ना बेटा 20 बीट पर सेकंड है, इस क्वेश्चन में बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 बीट पर सेकंड है, यस 20 बीट पर सेकंड। इसका मतलब आप क्या समझिए, एक सेकंड में 20 बीट्स बन रहे हैं। अब एक सेकंड में 20 बीट बन रहे हैं तो बताओ एक बीट में क्या होता है, आपने पढ़ा था ना, एक बीट में एक बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और एक बार मिनिमम होती है, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम होती है, यस और नो, ऐसा होता है। तो आप अगर बताओ यहाँ पर इन बीट्स को सुनना चाहते हैं, एक सेकंड में आप 20 बीट्स सुनना चाहते हैं, इसका मतलब आपके ईयर ड्रम पर एक सेकंड में कितने मैक्सिमम आएंगे, बोले आपकी ईयर ड्रम पर एक सेकंड में 20 मैक्सिमम आएंगे, आपकी ईयर ड्रम पर एक सेकंड में कितने मैक्सिमम आएंगे 20 मैक्सिमम आएंगे बच्चों, एक सेकंड में 20 मैक्सिमम आप सुनोगे, तो बताओ एक सेकंड में 20 मैक्सिमम आप सुनोगे तो एक मैक्सिमम का टाइम कितना हुआ 1/20 सेकंड, तो एक मैक्सिमम का टाइम 1/20 सेकंड हुआ, और आपको पता है एक मैक्सिमम को ढंग से सुनने में आपको टाइम कितना लग चाहिए 1/10 सेकंड, मैंने बताया था ना कि कोई भी एक साउंड अगर हम सुने उसको समझे तो टाइम कितना लगता है 1/10 सेकंड, और यहाँ पर एक मैक्सिमम को सुनने का टाइम कितना आ रहा है 1/20 सेकंड, तो 1/20 सेकंड 1/10 सेकंड से बहुत कम है, इसीलिए हम एक मैक्सिमम मेरे ईयर पर आएगा मैं उसको ढंग से सुन ही नहीं पाऊंगा, इतने में दूसरा मैक्सिमम आ जाएगा, और दूसरे को ढंग से सुन ही नहीं पाऊंगा, इतने में तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, और सब मिक्स हो जाएंगे, और ये तो मैक्सिमम है साथ में मिनिमम भी प्रेजेंट है वो भी मिक्स हो जाएंगे, मैं इनको अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी अपीयर हो रहे हैं, ये सब मिक्स हो जाएंगे, और उस कंडीशन में मेरे को एक कांस्टेंट एवरेज इंटेंसिटी सुनने को मिलेगी, इंटेंसिटी में वेरिएशन मेरे को ऑब्जर्व नहीं होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम को मैं अलग अलग फील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अपीयर हो रहे हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर इंटेंसिटी में वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे हिसाब से बीट 0 हो जाएगा। बच्चों मेरे हिसाब से इंटेंसिटी वेरिएशन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब मेरे हिसाब से फॉर्मूला क्या हो गया, नहीं हो रहा है, और जब मेरे हिसाब से फॉर्मूला नहीं हो रहा, बीट फॉर्मूला नहीं हो रहा, तो बताओ बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0 होगी, और इसलिए ध्यान रखें अगर 10 हर्ट्ज से कम है तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, लेकिन 10 हर्ट्ज से ज्यादा डिफरेंस हुआ तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बोली बेटा ये फ्रीक्वेंसी जो आप बोल रहे हैं ना, कोई ऊपर बोल रहा था अभी मैंने यहाँ स्क्रीन पे देखा था कि 20 किलोहर्ट्ज, अरे वो तो फ्रीक्वेंसी है यार, उसकी नहीं कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, तो जब भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज है उससे कम है तो हम बीट्स को सुनेंगे, 10 हर्ट्ज से ज्यादा डिफरेंस हुआ तो बीट्स तो होगा लेकिन हमें सुनने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना सब लोग, बताइए बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या समझते हैं आप, परसिस्टेंस का वर्ड का मीनिंग, अरे सुनने की निर्बंधता, क्षमता,
परसीविंग पावर, कि कोई भी साउंड हम जब सुनेंगे तो उसकी कितनी परसीविंग पावर है हमारी, कोई भी साउंड सुने तो उसको सुनकर समझने में टाइम कितना लगता है, 1/10 सेकंड, ये परसीविंग पावर है, परसीविंग टाइम है हमारा, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। अब मैं एक क्वेश्चन पूछा हूं, तुमसे जवाब देना सब लोग। बताइए बीट फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? बोले बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? बोले नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, यही मतलब है ना? नहीं, और बताओ, प्रैक्टिकल है ना, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा, ध्यान रखना, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन। सब लोग बताओ, बीट फिनोमेना किसको कहा है मैंने? इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना है ना, उसको बोलते हैं बीट फिनोमेना। सही ना? तो बताइए, जिस रेट से इंटेंसिटी वेरी हो रही है, जिस फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी वेरी हो रही है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलना पड़ेगा? बीट फ्रीक्वेंसी। बच्चों एम्स 2011 का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे हम लोग कि बीट फ्रीक्वेंसी जो पढ़ते हैं ना, उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन। सब लोग सोच के बताओ, इंटेंसिटी वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? बीट्स होता है। तो इंटेंसिटी जिस रेट से वेरी होती है ना, उस रेट को, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा क्वेश्चन में बीट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, कितनी? बताओ कितनी है फ्रीक्वेंसी? 20 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज। तो अगर फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? वहां एक सेकंड में इंटेंसिटी 20 बार चेंज हो रही है। इंटेंसिटी एक सेकंड में 20 बार चेंज हो रही है, मतलब एक सेकंड में इंटेंसिटी 20 बार मैक्सिमम हो रही है और 20 बार ही मिनिमम हो रही है, इसका मतलब होता है 20 हर्ट्ज। मैंने कहा बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या? बोले एक सेकंड में 5 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, तो 5 बार इंटेंसिटी मिनिमम भी हो रही है। तो बच्चों इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना है वो तो है बीट फिनोमेना, और इंटेंसिटी जिस रेट से वेरी करती है उस रेट को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। कभी अगर ध्यान रखे, आपसे पूछे कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। समझ में आ रहा है? बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इंटेंसिटी वेरिएशन का फिनोमेना, इंटेंसिटी वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी। अब एक बात और आती है, जब इंटेंसिटी वेरी करती है तो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड भी वेरी करता है। जब इंटेंसिटी वेरी करती है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी वेरी करता है, क्योंकि हमें पता है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है बेटा। आपको पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। ये फॉर्मूला आया कहां से था? एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले से आया था। याद है आपको? कैपिटल A इक्वल्स टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ डेल्टा फाई। तो मैं ही बोल रहा हूँ, जब इंटेंसिटी वेरी हो रही है और इंटेंसिटी को हम इतनी बातें कर रहे हैं, तो बताइए इसके पीछे है कौन? स्क्रीन के पीछे बोले इंटेंसिटी के पीछे एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होना है। तो एम्पलीट्यूड वेरी करता है, इसलिए इंटेंसिटी वेरी करती है। तो इंटेंसिटी वेरिएशन का फिनोमेना तो होगा बीट, और इसकी फ्रीक्वेंसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बताओ उस रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड भी तो वेरी करना चाहिए। तो उस एम्पलीट्यूड वेरिएशन की अगर मैं बात करूं, तो उसका भी अपना कोई फ्रीक्वेंसी होता है, और वो फ्रीक्वेंसी ये है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो होगा उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी का हाफ होता है। यस, यहां पर बीट फ्रीक्वेंसी का हाफ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी होता है। कैसे होता है समझा रहा हूं, सुन लेना आप सब लोग। हम सब लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में, पढ़ा था भाई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बोलो, यू प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स कौन है? डिस्प्लेसमेंट अंडर एसएचएम, और यू कौन है? पोटेंशियल एनर्जी अंडर एसएचएम। बताइए एक्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो एक्स यहाँ पर टाइम साथ पीरियोडिक वेरी करता है, उसके वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना आया था? 2 ओमेगा। याद है आपको? इसका फ्रीक्वेंसी कितना? ओमेगा। तो इसका कितना होगा? 2 ओमेगा। बताया था ये डबल होती है, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी डबल होता है। मैंने ग्राफिकल सेक्शन में बताया था कि एक्स और टी में अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ आपका ऐसा होता है, एक साइकिल में अपनी वैल्यू को एक बार वेरी करता है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, तो ये जो ग्राफ है ना बेटा पोटेंशियल एनर्जी का, वो ग्राफ ऐसा बनता है। एक साइकिल में ये अपनी वैल्यू को 2 बार रिपीट करता है। ये स्क्वायरिंग है ना, नेगेटिव स्क्वायर को ऊपर चला जाता है। तो अगर एक्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो यू की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 ओमेगा। तो सेम रिलेशन यहां पर होता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। बताइए इंटेंसिटी वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना था? इंटेंसिटी वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी होता है, बी। तो बताइए फिर एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? बोले b/2 होता है, इसका जस्ट आधा। अगर ये 2 ओमेगा है तो ये कितना होगा? ओमेगा। तो बताओ ये b, तो ये कितना होगा? b/2। ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी है, तो बताइए एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? b/2।
फिर एक और बात, दो वेव यहाँ पर हैं और दोनों वेव सुपर इम्पोज होती है, रिजल्टेंट वेव बनता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। हमने कहा था ना, दो यहाँ पर वेव है, एक की वेव की फ्रीक्वेंसी n1, दूसरी की n2, दोनों मीडियम में ट्रेवल करते हुए सुपर इम्पोज होती है तो एक नया वेव बनता है। उस नया वेव का नया एम्पलीट्यूड इस रेट से वेरी करता है, उस नया वेव का नया इंटेंसिटी इस रेट से वेरी करता है। पर जो नया वेव है वो बना है ना, उसका भी तो फ्रीक्वेंसी होगा कुछ, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का एवरेज होता है। बच्चों इन सबके मैथमेटिकल डेरिवेशन है, लेकिन ये तो ठीक है मेडिकल के स्टूडेंट्स, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एज ए कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं ये बातें, तो ध्यान रखनी है। और ये बात एक और बोल रहा हूं कि जब भी दो वेव सुपर इम्पोज होती है और नया वेव बनता है तो नया वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है हमेशा उन दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी का एवरेज होता है। इंटरफेरेंस में भी यही हो रहा था। बताओ, एक वेव का फ्रीक्वेंसी मान क्या था, ओमेगा, दूसरे का भी कितना था, ओमेगा, दोनों सुपर इम्पोज हुई, नया वेव बना तो नया वेव का फ्रीक्वेंसी भी कितना था, ओमेगा आया था। वो ओमेगा उन दोनों की फ्रीक्वेंसी का एवरेज था, ओमेगा प्लस ओमेगा बाई 2 ओमेगा। लेकिन इन बीट्स में क्या हो रहा, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक की n1 है और एक की कितनी n2, तो बताओ इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, n1 प्लस n2 बाई 2 होती है। मतलब यहां पर अगर बातों बातों में बात करूं ना मैं, तो बीट्स में मैंने 4 फ्रीक्वेंसी पढ़ा दी आपको। बताइए, बोलो बताइए, पहली फ्रीक्वेंसी कौन है, बीट फ्रीक्वेंसी। बताइए बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बोले बीट फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। बताइए इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन क्या होगा, बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन भी बीट फ्रीक्वेंसी होगा। इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं बीट फिनोमेना, और जिस रेट से इंटेंसिटी वेरी करती है उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो जब इंटेंसिटी वेरी करती है तो बताओ एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, तो बताओ एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बीट फ्रीक्वेंसी का जस्ट आधा। ये ऐसे होता, समझा दिया मैंने आपको, बीट फ्रीक्वेंसी का आधा। और दोनों वेव मर्ज हो जाती है, नई वेव बनती है, तो जो नया वेव बनेगा बीट्स में, उस रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बोले उन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का एवरेज होता है। तो 4 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर जो पूछे उसका जवाब देना है, जो हमें आता है वो नहीं देना है। याद रह जाएगी। बताओ बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, बी। बताइए इंटेंसिटी वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, बी। बताइए एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन का बी बाई टू बताया था ना, ये इंटेंसिटी वेरिएशन, ये बताया ना बेटा, ये इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर दे कितना होगा, बी/2। और बताइए दोनों व्यू मर्ज हो जाएगी, नया व्यू बनेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उन दोनों व्यू की फ्रीक्वेंसी का एवरेज n1 प्लस n2/2 होता है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में यूज करते हैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं, जवाब देना सब। ये दो साउंड वेव है, एक की यहाँ पर इक्वेशन है y1 = 0.5 sin 596 pi t - x/330, और दूसरा वेव आपको दे रखा है 0.3, और यहां पर दे रखा है 604 pi t - x/330। ये दो साउंड वेव है, दोनों बीट्स बना रही है, प्रोड्यूस बीट फिल्म। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आप बताओ दोनों वेव की डायरेक्शन प्रोपोर्शन सेम सेम है, यस सेम सेम है। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, यस अलग अलग है। आपको पता है ये टाइम के साथ बाहर मल्टीपल टर्म है, इसको अगर अंदर ले जाऊंगा तो टाइम के साथ ये मल्टीपल होगा, टाइम के साथ जो मल्टीपल होगा ये इस वेव का ओमेगा कहलाएगा, ओमेगा 1, और ये इसका ओमेगा 2 कहलाता है। तो ये दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सुपर इंपोज हो रही है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट पूछा है। तो एक काम करें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकाल लें दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी। बोलो बेटा, तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। सब लोग बताइए पहली फ्रीक्वेंसी जो n1 है वो कितनी होगी। बोले n1 का मतलब होगा ω1/2 पाई, और ω1/2 पाई अगर देखो तो 596 यहाँ पर पाई होगा, अपॉन यहाँ पर 2 पाई, सॉल्व करना, ये वैल्यू कितना होगा 298 हर्ट्ज हो जाएगा। ऐसे दूसरा वेव का जो फ्रीक्वेंसी बेटा वो कितना हो जाएगा, वो होगा ω2/2 पाई, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगा 604 यहाँ पर पाई, अपॉन क्या होगा 2 पाई, सॉल्व करना कितना आएगा 302 हर्ट्ज हो जाएगा। मतलब दोनों वेव की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई, और वो क्या है यहाँ पर 298 हर्ट्ज और 302 हर्ट्ज, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी आई। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट। तो एक काम करें, पहले हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होगा, n1 डिफरेंस है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो 302 यहाँ पर होगा -298 होगा। कितना आंसर आ रहा है ये, 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज का मतलब क्या समझे बेटा, 4 बीट्स पर सेकंड हुआ। बच्चों टाइम यहाँ पर सेकंड में होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर होगा 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज का मतलब 4 बीट पर सेकंड होगा।
अब 4 बीट्स पर सेकंड, तो ये पर सेकंड फिनोमिना है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, पर मिनट की बात कर रहा है। तो बेटा पर मिनट की बात कर रहा, तो पर मिनट में क्या करेंगे, इनको मल्टीपल करेंगे 60 से, और इसलिए आंसर जो बनेगा ना 4 इंटू यहाँ पर होगा 60, और ये होगा 240 बीट्स पर मिनट। कई बच्चे यहाँ भी गलत करते हैं, 4 बीट पर सेकंड टिक कर देते हैं पहली बार, कभी कभी ऐसा भी करते हैं 4/60 कर देते हैं टिक। ध्यान रखो, एक सेकंड में 4 बीट बन रहे हैं, तो बताओ एक मिनट में कितना बनेंगे, ज्यादा बनेंगे ना, ज्यादा बनेंगे तो कितना बनेंगे, 4 इंटू 60, 240 बीट्स पर मिनट। ओके, बताइए अगला क्वेश्चन क्या पूछा, टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 बीट्स। बच्चों 5 बिट को पूरा होने में टाइम कितना लगेगा, तो बताओ टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बिट का मतलब क्या समझते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 बिट को टीबी कहते हैं, और टीबी का मतलब होता है 1 बीट फ्रीक्वेंसी, और 1 बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/4 सेकंड। तो 5 बिट को पूरा होने में टाइम क्या होगा, 5 टीबी, और 5 टीबी का मतलब होता है 5/4 सेकंड। ये भी ध्यान रखना, एक बिट को पूरा होने में टाइम 1 है ना 4 सेकंड, तो 5 बिट को पूरा होने में टाइम क्या होगा, 5/4 सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, बताना भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो नया वेव बनेगा रिजल्टेंट वेव, दोनों वेव मर्ज होकर तीसरा वेव बनाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव तो उसको बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का एवरेज होगा। n1 प्लस n2 यहाँ पर होगा बाई 2, सॉल्व करेंगे तो 298 हर्ट्ज प्लस 302 और अपॉन 2 होगा, सॉल्व करो कितना आंसर आएगा, 300 हर्ट्ज हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। फिर बताइए क्या पूछा उसने, मुझसे पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरिएशन। बच्चों एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी हमने ये भी पढ़ा था, एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी का हाफ होता है, इसको बोलते हैं एन एम्पलीट्यूड, और ये बीट फ्रीक्वेंसी का जस्ट हाफ मतलब 4/2 होता है, मतलब 2 हर्ट्ज हो जाएगा। आ रहा है 2, बताइए फिर क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, पांचवा क्वेश्चन था फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, जिसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, और बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना होगा, 4 हर्ट्ज हो जाएगा। बोलो, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछेंगे टेस्ट में आप लोगों से। बताइए क्वेश्चन नंबर 6, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम टू मिनिमम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम से मिनिमम पूछा है, तो हमने पढ़ा है टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीबी होता है, मिनिमम टू मिनिमम भी टीबी होता है, और मैक्सिमम टू मिनिमम, बच्चों मैक्सिमम टू मिनिमम मतलब टीबी/2 होता है, और टीबी/2 का मतलब होता है 1/4/2, सॉल्व करो ये कितना आएगा, 1/8 सेकंड होता है। मैं पूछता हूँ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम टू मिनिमम कितना होगा, टीबी/2, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछता तो कितना होगा, टीबी, मिनिमम टू मिनिमम कितना होगा, टीबी। मैं पूछता टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच फेज डिफरेंस चेंज बाय अमाउंट ऑफ 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन का मतलब कितना होगा, टीबी। पाई रेडियन का मतलब क्या होगा, हाफ टीबी, ये भी ध्यान रखना, पाई रेडियन चेंज, 2 पाई का मतलब तो एक बीट, तो पाई का मतलब आधा बीट। इस तरह की बातें यहां कर सकते हैं। थोड़ा आगे चले, एक क्वेश्चन और पूछा, बीट्स अपीयरेंस टाइमिंग पूछा है। बच्चों बीट्स अपीयरेंस टाइमिंग क्या होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बीट कब कब अपीयर होंगे, टाइमिंग पूछा है आपसे, तो हमें पता है कि यहाँ पर एक बीट का टाइम पीरियड कितना होता है, 1/4 सेकंड, तो हर 1/4 सेकंड के बाद एक बीट अपीयर हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस फिनोमेना स्टार्ट हुआ, और फिनोमेना जब स्टार्ट हुआ तो हमें टाइम नहीं बता रखा था, तो मान ले टाइम स्टार्टिंग का 0, तो t बराबर 0 पर ये फिनोमेना स्टार्ट हुआ, तो बताओ पहला बीट कब आएगा, बोले 1/4 सेकंड पर आएगा। बताइए अगला बीट कब आएगा, बोले 2/4 सेकंड पर आएगा, और अगला बीट कब आएगा, बोले 3/4 सेकंड पर आएगा, और अगला बीट कब आएगा, 4/4 सेकंड पर आएगा। बच्चों यहाँ पर 1/4 सेकंड, 2/4 सेकंड, 3/4 सेकंड, 4/4 सेकंड, इन पर ये टाइम बीट अपीयर होते हैं। ये वो टाइम इंस्टेंट है जब जब हमें यहाँ पर बीट मिल रहा होता है, क्योंकि एक बीट का टाइम कितना होता है, 1/4 सेकंड, तो हर 1/4 सेकंड के बाद एक बीट अपीयर होता है, हर 1/4 सेकंड के बाद एक बीट अपीयर होता है, तो 1/4 फिर 2/4, 3/4, 4/4 हो जाएगा। अगर मान लो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 5 हर्ट्ज होती, तो मैं क्या लिखता हूँ उसको, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 लिखता है। जो भी बीट फ्रीक्वेंसी होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और ऊपर से काउंटिंग 1 to 3 स्टार्ट कर देते हैं। ये लिखने का तरीका हो गया, ये बीट्स अपीयरेंस टाइमिंग कहलाती है। मैंने बोला मान लीजिए बीट फ्रीक्वेंसी 7 हर्ट्ज होती, तो क्या करते हैं, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, जो भी बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और ऊपर 1 to 3 से काउंटिंग कर लेते हैं, तो ये बीट अपीयरेंस टाइमिंग कहलाता है। आगे चलते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं,
Three sound source of frequency 501, 503, 505 hertz vibrate together and produce beat phenomenon. क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये तीन साउंड वेव यहाँ पर है, तीन साउंड फ्रीक्वेंसी है 501 हर्ट्ज, 503 हर्ट्ज, 505 हर्ट्ज, तीनों एक साथ यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं और बीट्स बना रहे हैं। तो आपसे पूछा बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। हमें पता बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है और डिफरेंस भी हम दो का ही कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, हमें तीन फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपसे पूछा बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जब भी सोर्स दो से ज्यादा है, जब भी सोर्स यहाँ पर दो से ज्यादा होते हैं और हमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकालना होता है, बीट्स निकालना होता है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो उस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करते हैं। ट्रिक क्या, देखो समझ लें। तीनों सोर्स यहाँ पर है, तीनों को एक लाइन में से लिख देते हैं। पहले लिखने के बाद यहाँ पर दो दो के ग्रुप बनाते हैं। एक 501 हर्ट्ज से 503 हर्ट्ज से 505 हर्ट्ज से यहाँ पर एक दो दो के ग्रुप बनाते हैं। ये 1-2 का ग्रुप होगा, ये 2-3 का ग्रुप होगा और ये 1-3 का ग्रुप होगा। और ग्रुप बनाने के बाद इनकी बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। बताओ 501 503 का डिफरेंस कितना होगा, 2। ये बीट फ्रीक्वेंसी इनकी आई। ऐसे यहाँ पर 503 505 का बीट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, ये भी 2 आएगा। 501 505 का बीट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 4 आएगा। क्या करेंगे, तीन सोर्स अगर यहाँ पर है तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करते हैं। ट्रिक हमारी क्या होगी कि इनको एक लाइन में अरेंज करके और यहाँ पर दो दो का ग्रुप बनाते हैं। 1-2 का ग्रुप है, 2-3 का ग्रुप है और 1-3 का ग्रुप है। और बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी आई यहाँ पर और इनकी बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2। ये कितना है, 2 और ये कितना है, 4। अब बीट फ्रीक्वेंसी तीनों मेरे पास आ गई, सोल्व करते हैं। बताओ पहली बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2 बीट पर सेकंड। अगली बीट जो आई वो भी कितनी आई, 2 बीट पर सेकंड। और अगली जो बीट यहाँ पर आई वो भी कितनी है, 4 बीट पर सेकंड। हम तीनों की बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखने के बाद इनकी अपीयरेंस टाइमिंग लिखते हैं। बताओ 2 बीट पर सेकंड, तो अपीयरेंस टाइमिंग क्या आएगी, 1/2 सेकंड, 2/2 सेकंड। ऐसे यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 सेकंड, 2/2 सेकंड, यहाँ भी ऐसे होगा। लेकिन यहाँ 4 बीट, तो बताओ टाइमिंग क्या आएगी, 1/4 सेकंड, 2/4 सेकंड, 3/4 सेकंड, 4/4 सेकंड। ऐसा यहाँ पर होगा। अब आप बताओ यहाँ पर ये सब टाइम इंस्टेंट है, जब सबके पीछे सेकंड सेकंड लिखा है, ये टाइम वो है जिसकी वजह से यहाँ पर बीट मिल रहा है। अब आप देखो इन तीनों केस में अगर देखें तो कुछ टाइम ऐसे हैं जो कॉमन है। अब देखो ना, कॉमन है 2/2, 2/2, 4/4। तो यहाँ पर अगर देखें तो टाइम इंस्टेंट कॉमन है। कॉमन टाइम इंस्टेंट होने का मतलब ये ऐसा टाइम है जिस पर तीन बीट मिल रहे हैं लेकिन तीनों एक साथ अपीयर हो रहे हैं। और जब तीनों एक साथ अपीयर हो रहे हैं तो इसको मैं एक ही बीट मानता हूँ। बच्चों ये भी 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड ऐसा टाइम इंस्टेंट है जिसपे तीनों की वजह से बीट मिल रहा है, तो तीनों को मैं एक ही बीट मानता हूँ। ऐसे कॉमन टाइम इंस्टेंट और भी है यहाँ पर 1/2, 1/2 और ये भी 1/2। तो जो भी कॉमन टाइम इंस्टेंट है उसको 1 मानना होता है। 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, एक बीट होगा। ये तीन बीट एक साथ मिल रहे हैं आधे सेकंड पर, तो एक साथ मिल रहे हैं, इसको 1 काउंट करते हैं। ये भी 1, ये भी 1। लेकिन आपको था 1/4 सेकंड में अकेला बीट मिल रहा है, उसको अलग काउंट करेंगे, उसको अलग काउंट करेंगे। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो बीट फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिली, 4 बीट मिल रहे हैं। तो आंसर जो होगा ना, वो आंसर होगा b = 4 बीट्स पर सेकंड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करते हैं। ट्रिक क्या, दो दो के ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और उनका अपीयरेंस टाइमिंग लिखेंगे। टाइम लिखने के बाद जो कॉमन टाइम स्टैंड होता है उसको 1 माने। आप समझ में आ गया कॉमन को 1 क्यों माना, समझ में नहीं आया शाम बेटा, कॉमन टाइम इंस्टेंट को 1 क्यों मान रहे हैं? कॉमन टाइम इंस्टेंट को 1 इसलिए मान रहे हैं कि ये वो टाइम इंस्टेंट है जिस पर हमें बीट मिल रहे हैं। इसकी वजह से भी मिल रहा है, इसकी वजह से भी मिल रहा है, इसकी वजह से भी मिल रहा है, लेकिन एक साथ मिल आवाज आ रही सबको, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा बेटा?
मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं, यस। ठीक है, तो ये टाइम तो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, बात सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में आपको समझाया गया है कि यहां पर देखो क्या हो रहा है, कॉमन टाइम बीट्स, जो भी कॉमन टाइम इंस्टेंट है उसको 1 मानते हैं, बाकी सबको अलग मानते हैं और काउंटिंग कर लेते हैं। तो जो काउंटिंग आती है वही नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कहलाती है। 2/2, 2/2, 4/4, ये 1 सेकंड है। और ये 1 सेकंड ऐसा सेकंड है जिस पर 3 बीट मिल रहे हैं, लेकिन तीनों एक साथ मिल रहे हैं, एक ही टाइम पर मिल रहे हैं। जब तीनों एक साथ मिल रहे हैं तो तीनों एक मिक्स होकर मिलते हैं, तो उसको एक ही बीट काउंट करते हैं। क्वेश्चन ये रिपीट करूं, अरे 3 बीट यहाँ पर है, 3 फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और तीनों अगर यहाँ पर एक साथ वाइब्रेट हो रही है तो आपसे पूछा बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हम क्या करते हैं, दो दो के ग्रुप बना लेते हैं बेटा। ग्रुप बनाने के बाद इनकी बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो भी बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बनती है ना, उनका टाइम यहाँ पर अपरेंस टाइमिंग यहाँ पर लिखते हैं, और जो भी अपरेंस टाइमिंग यहाँ पर होती है उसको लिखने के बाद उसमें कॉमन टाइम को देखते हैं। और कॉमन टाइम जैसे यहाँ पर देखो 1/2 सेकंड, 1/2 सेकंड और 2/4 का मतलब 1/2, ये 1/2 सेकंड है, ये एक ही टाइम, और एक ही टाइम ऐसा है जिसमें तीनों की वजह से बीट मिल रहा है, तो इसको एक ही बीट मानेंगे। कॉमन टाइम इंस्टेंट को हमेशा 1 मानना है, बाकी सबको अलग मानना है। ओके, तो इस तरह से यहां पर बात होती है, बीट फिनोमेना हुआ। आगे चलते हैं, देखो इसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ बीट फिनोमेना। बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा नहीं, बीट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम होता है, सेम डायरेक्शन ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो बीट्स होता है। और जब बीट्स होता है तो मीडियम की एक ही पोजीशन पे इंटेंसिटी टाइम तक वैरी करती है। ठीक है भाई, क्यों करती है मैंने आपको समझा दिया कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी अलग होने से फेज बस टाइम पे डिपेंड करता है, इसलिए इंटेंसिटी भी टाइम पे डिपेंड करती है, कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इसको बोलते हैं बीट फिनोमेना। ओके, इस पर कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हमने स्टडी किया। आगे हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और वो स्टार्ट कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ बीट फिनोमेना। ये जो बच्चों ने बीट फिनोमेना पढ़ा है उसका यूज क्या हम ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो देखो वैसे तो उसके बहुत सारे यूज है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज फेमस जो है वो ये है कि हम इस अननोन है ना, इस बीट फिनोमेना की हेल्प से अननोन ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अननोन ट्यूनिंग फोर्क की बात करें, अननोन कोई साउंड सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को नहीं पता, बाय यूजिंग बीट फिनोमेना मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे करता हूं ये तो मैं बात करूंगा क्वेश्चन के थ्रू आपसे, लेकिन उससे पहले एक वर्ड आया ट्यूनिंग फोर्क, उसको समझ लें ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है। तो बोले ट्यूनिंग फोर्क दिखने में ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मान लें ये एक प्रकार का सोर्स होता है, साउंड सोर्स होता है जो मीडियम में साउंड वेव जनरेट करता है। जब भी ये साउंड वेव जनरेट करता है हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनाता है, फंडामेंटल टोन में ऑसिलेशन करता है, एक की फ्रीक्वेंसी, एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी बनाता है। अब देखो होता क्या, ये जो यहां पर दिखने में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको अगर देखें तो ये एक मटेरियल से बना है, उसको बोलते हैं इनवर। एक अलॉय होता है, ये निकल क्रोमियम स्टील का मिक्सचर होता है, उससे बना होता है। एक बार मेडिकल में ये भी पूछा था कि बताओ इसका मटेरियल क्या है, तो हम ध्यान रखेंगे इनवर, ये निकल क्रोमियम स्टील का मिक्सचर होता है, उससे बना होता है। ये दो इसकी प्रोंग्स कहलाती हैं, इसको आर्म्स भी कहते हैं, और ये यहां से हैंडल करते हैं, इसको स्टेम कहते हैं। अब इसकी दो प्रोंग यहां पर जो होती है ना, कोई भी एक प्रोंग को रबर के बैट से बीट करते हैं तो ये एयर में ऑसिलेट करता है, और जब एयर में ऐसे ऑसिलेशन करता है और एनर्जी इसकी लेंथ के अलोंग चलती है और दूसरी प्रोंग में पहुंचती है, तो दूसरी प्रोंग भी ऑसिलेशन करना स्टार्ट करती है। ऐसे कहने का मतलब यहां पर दोनों प्रोंग यहां पर टू एंड फ्रो मोशन करती है, और उसकी एनर्जी यहां पर देखें तो लेंथ के अलोंग ट्रेवल करती है। तो देखो वाइब्रेशन तो यहां पर टू एंड फ्रो हो रहा है, एनर्जी यहां पर लेंथ के अलोंग चल रही है, तो वीओपी डीओपी दोनों पैरेलल है, इसलिए वेव का नेचर यहां पर ट्रांसवर्स होता है। ध्यान रखेंगे प्रोंग के अंदर वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, और जब एनर्जी यहां से यहां तक जाती है तो कुछ एनर्जी नीचे भी चले जाती है स्टेम में, और जब एनर्जी ऐसे जाती है तो यहां पर वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा होता है। तो यहां पर अगर देखें तो वीओपी डीओपी दोनों पैरेलल, यहां वेव का नेचर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ये ध्यान रखें हम लोग कि यहां पर ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसा सोर्स है जिसमें दोनों प्रकार की वेव होती है। प्रोंग के अंदर देखें तो वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, और अगर यहां स्टेम में देखें तो वेव का नेचर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये एक सोर्स है जो मीडियम में साउंड वेव जनरेट करता है, ये निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर देखो क्या है कि यहां पर एक प्रोसेस करते हैं वैक्सिंग और फाइलिंग का प्रोसेस। बच्चों वैक्सिंग का मतलब होता है मोम लगाना, कोई भी इंप्यूरिटी ऐड करना। तो जब भी प्रोंग पर कोई इंप्यूरिटी मैं ऐड कर देता हूं, कोई मास बढ़ा देता हूं, तो प्रोंग को घूमने फिरने में दिक्कत आती है, पर सेकंड उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। ध्यान रखेंगे प्रोंग पर वैक्स लगाते हैं तो वैक्स लगाने से उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसका मास बढ़ जाता है। दूसरा हम लोग बोले यहां पर अगर देखें तो फाइलिंग करते हैं, कभी कभी इसको फाइलिंग भी करते हैं। फाइलिंग करने से क्या होगा, इसका हल्का सा मास 1-2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम इसका मास कम हो जाता है। मास कम होने से ये अपने आप को लाइट फील करता है, जब लाइट फील करता है तो पल्स में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखें वैक्सिंग फाइलिंग हमेशा प्रोंग पे करते हैं।
सर वेनिंग से क्या होता है? अरे वैक्सिंग और वैनिंग, वैनिंग होती है वो, तो वैनिंग का मतलब होता है लो इंटेंसिटी, वो अलग टर्म है। वैक्सिंग मतलब हाई इंटेंसिटी, वो वैक्सिंग अलग टर्म है। यहां वैक्स मतलब मोम लगाना है। आशीष गुप्ता कंफ्यूज मत हो। वैक्सिंग वैनिंग, वैक्सिंग मतलब हाई, वैनिंग मतलब लो। वैक्सिंग मतलब हाई, वैनिंग मतलब लो। और ये वैक्सिंग लिख रहे हैं, ये तो मोम लगाने वाला वैक्स है। तो ध्यान रखेंगे, फाइलिंग का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, वैक्सिंग का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को घटाना। फाइलिंग करेंगे फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को लाइट फील करेगा। तो इस तरह की बातें यहां पर होती है। वैक्सिंग फाइलिंग कौन पकड़ते हैं और उसके से ऐसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो ये ट्यूनिंग फोर्क है। अब देखो ये अननोन फोर्क अगर है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैं जानना चाहता हूं, तो बाय यूजिंग बीट फ्रॉम इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे करता हूं? मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सब लोग पेन कॉपी लो और क्वेश्चन सोल्व करोगे। When a guitar string is sounded with a 440 Hz tuning fork, a beat frequency of 5 Hz is heard. क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज है, वो एक गिटार के साथ वाइब्रेट करता है, उसके साथ 5 बीट बनाता है। 5 बीट बनाने का मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 5 हुआ। अब 5 अगर हुआ ना, तो ये दो तरह से 5 हो सकता है। कम होकर भी 5 का डिफरेंस दे सकता है और ज्यादा होकर भी 5 का डिफरेंस दे सकता है। तो मैंने कहा सपोज मान लीजिए ट्यूनिंग फोर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर 440 हर्ट्ज है और इसके साथ में 5 हर्ट्ज यहां पर बीट बनाता है, 5 बीट पर सेकंड। तो बताओ गिटार का जो वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? या तो ये 445 हर्ट्ज हो जाएगी, या फिर यहां पर अगर देखें तो ये कितना होगा? 435 हर्ट्ज हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं होगा? ऐसे मैं बोलता हूं एक ट्यूनिंग फोर्क यहां पर है, वही ट्यूनिंग है ना, एक ट्यूनिंग फोर्क और है 437, और ये इसके साथ में 8 बीट पर सेकंड बनाता है। तो बताओ गिटार वायर अगर इसके साथ बनाता है, तो बताओ गिटार वायर की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? बोले यार ये होगी या तो ये 429 हर्ट्ज हो जाएगी, या फिर ये होगी 445 हर्ट्ज हो जाएगी। आपको ये समझाना यार, ये सोनो ये नहीं, ये ट्यूनिंग फोर्क है और गिटार के साथ वाइब्रेट कर रहा है, 5 बीट बना रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 5 है। अब 5 ये इससे बड़ा होकर भी हो सकता है और इससे छोटा होकर भी हो सकता है, ऐसे ये बड़ा होकर भी हो सकता है, छोटा होकर भी हो सकता है। तो आपसे पूछा गिटार वायर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी होगी? तो हमें पता है स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो ये 445 दोनों में कॉमन है, और जब दोनों में कॉमन है तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। यानी अगर देखें तो वायर की जो फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 445। बताओ ये क्यों होगी? बोले ये इसलिए होगी कि ऐसा वैल्यू है जो क्वेश्चन की दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये 445 है तो इसके साथ में कितना बिट बनाएगा? 5। और ये अगर 445 है तो इसके साथ कितना बिट बनाएगा? 8। दो पॉसिबल वैल्यू मैंने यहां निकाल ली, दो पॉसिबल मैंने यहां निकाली, और दोनों में जो कॉमन आंसर होता है वो मेरा करेक्ट आंसर होता है। उसको मैं सही मान लेता हूं क्योंकि ये ऐसा वैल्यू है जो क्वेश्चन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर क्या जाएगा? 445। बोलो भाई, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो वो क्वेश्चन बहुत आसान था, आपने फटाफट किया, 445 आंसर बताया, लेकिन ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा फर्क इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ पड़ता है। सोल्व कीजिए, देखिए आप कौन सोल्व करता है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि दो ट्यूनिंग फोर्क यहां पर है जिसका फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है और एक 262 हर्ट्ज है। ट्यूनिंग फोर्क ए प्रोड्यूस सम बीट पर सेकंड विद ए फोर्क अननोन ट्यूनिंग फोर्क। Same unknown tuning fork produce double beat per second with B tuning fork. Then the frequency of unknown fork कितना होगा? बोलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एक ट्यूनिंग फोर्क यहां पर है और ये जो ए ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 256 है, और ये यहां पर एक अननोन फोर्क है। ये इसके साथ में कुछ बीट बनाता है, कुछ का मतलब कितना बनाएगा? मान लीजिए एक्स बनाता है, तो जब एक्स बनाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? 256 यहां पर होगा, सॉरी यहां पर 256 यहां पर होगा प्लस एक्स, और यह होगा 256 यहां पर क्या होगा? माइनस एक्स। ऐसे होगा बेटा? यस। फिर आपसे बोला जा रहा है कि यहां पर एक ट्यूनिंग फोर्क और है बी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितना? 262, और ये इसके साथ में डबल ऑफ एक्स बीट बनाता है। तो बताओ अननोन फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? बोले अननोन फोर्क की फ्रीक्वेंसी यहां पर अगर लिखेंगे तो ये कितना होगा? 262 प्लस 2x होगा, और यहां पर अगर देखें तो ये 262 माइनस 2x होगा। अब आपको होता है अननोन के दो पॉसिबल ये वैल्यू, दो पॉसिबल यहां पर ये वैल्यू होगी, और इन दोनों में से एक वैल्यू कॉमन है, और कॉमन वैल्यू मेरी करेक्ट आंसर है। लेकिन कॉमन वैल्यू मेरे को दिख नहीं रही। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम था, लेकिन वहां बीट फ्रीक्वेंसी अननोन, हमें बीट फ्रीक्वेंसी नॉन थी, बीट फ्रीक्वेंसी जो नॉन थी तो कॉमन आंसर दूर से दिख रहा था।
यहां भी अगर देखें तो कॉमन आंसर मेरा इनमें है, लेकिन वो करेक्ट आंसर जो कॉमन आंसर है वो मेरे को दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बीट फ्रीक्वेंसी अननोन है। तो जब नहीं दिखता तो देखना पड़ता। देखते कैसे, समझ लें आप। हम मान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है, और जब मान रहे तो हो सकता है ये इसके इक्वल नहीं हो, इसके इक्वल भी हो सकती है। और जब इसको मान रहे तो इसने क्या बिगाड़ा, इसको भी मानना पड़ेगा। हो सकता है ये वैल्यू इसके इक्वल हो, और हो सकता है इसके नहीं, इसके इक्वल। तो हम मान के देखते हैं इक्वल है या नहीं, और फिर चेक करते हैं। तो देखो मैंने मान लिया पहला केस, मैंने कहा 256 यहां पर प्लस एक्स, मैंने इसको इक्वल किया 262 यहां पर प्लस 2x के इक्वल किया, इसको मैंने इसके बराबर किया और देखा। तो देखो क्या होगा, ये 262 यहां पर इधर आएगा तो ये होगा -6, और ये उधर जाएगा तो ये x का वैल्यू आएगा। बताओ x का वैल्यू क्या होगा, -6। बच्चों x का वैल्यू, इनको दोनों को मैंने इक्वल किया तो x का वैल्यू -6 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं। बच्चों x कौन है, बीट फ्रीक्वेंसी, और दोनों बीट फ्रीक्वेंसी अगर है तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, तो इसका भी दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये केस कैंसिल हो। फिर दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस क्या बोले, 256 प्लस एक्स को मैं इक्वल करूंगा 262 माइनस 2x के, इसके इक्वल करूंगा। दिख रहा सबको? सॉल्व करते हैं। तो बताओ ये क्या होगा, -6, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, -3x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बेटा x का वैल्यू यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा, और x का वैल्यू 2 हो सकता है। और जब x का वैल्यू 2 हो सकता है तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, और अगर ये इक्वल हैं तो ये इक्वल ही मेरा करेक्ट आंसर है। बताइए यहां अननोन की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 256 प्लस x का वैल्यू कितना, 2, 256 प्लस 2, x का वैल्यू यहां पर 2, तो बताओ ये कितना है, 258। बच्चों अननोन का एक आंसर तो यहां पर क्या आएगा, 258 होगा। ऐसे में अगले केस को भी चेक करूंगा और देखूंगा 256 माइनस एक्स यहां पर है, इसको मैंने इक्वल किया 262 यहां पर प्लस 2x के, और सोल्व किया तो बेटा यहां पर अगर देखें तो ये -6 होगा, और ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये होगा 3x। यहां भी x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगला केस अगर देखा जाए तो यहां पर देखेंगे 256 माइनस एक्स, और यहां पर इसको लिखेंगे 262, और ये -2x हो जाएगा। सोल्व कर लो यहां तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 अगर आएगा तो ये पॉसिबल है। और इसीलिए यहां पर अननोन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 256 माइनस 6, बताओ कितना होगा, 250 होगा। ये भी मेरा करेक्ट आंसर है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखें तो एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है, इस तरह 2 आंसर पॉसिबल है। 258 भी करेक्ट है और 250 भी करेक्ट है। ऑप्शन में जो हो वो टिक करते हैं, और अगर ऑप्शन में दोनों दे दे तो दोनों करेक्ट होते हैं। मैं आपको भाई तो समझा रहा हूं, पिछले वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको रटाना है, फटाफट देखते आंसर बोलते हैं बच्चे। एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन हालांकि ये भी, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन, दोनों के कॉमन आंसर दूसरे दिखता है, मेरा करेक्ट आंसर। सेम यही क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन यहां बीट फ्रीक्वेंसी अननोन है, इसलिए अननोन को होने की वजह से यहां पर कॉमन आंसर हमें दिखता नहीं, तो हमें देखना पड़ता है। हम इसको इसके बराबर करेंगे, हम इसको इसके बराबर भी करेंगे, और चेक करेंगे एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। जहां भी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जहां भी एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। और एक्स का वैल्यू पॉजिटिव जो आता है उसको एक्सेप्ट करके उसका वैल्यू गुड करेंगे, तो हमारे पास अननोन का वैल्यू आएगा। तो बताओ इस बच्चों इस क्वेश्चन में कितने आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन में जो होगा वो टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में लिख दे बोथ तो फिर बोथ करेक्ट आंसर हो जाता है। बोलो बेटा, एक क्वेश्चन और कर दे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 81 ट्यूरिंग फॉक्स यहां पर सीरीज में आ रहे थे। क्वेश्चन में अगर देखें तो 81 ट्यूरिंग फॉक्स यहां पर सीरीज में अरेंज है इस तरह से कि उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हर ट्यूनिंग फॉर्क अपने नियर बाय के हिसाब में कितने बिट बनाता है, 4 बिट बनाता है, 4 बिट्स बना रहा है। आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि अगर फ्रीक्वेंसी लास्ट फोर्क का जो है वो क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ऑक्टेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्क, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क कितनी होगी। ऐसे भी मॉडल बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन के बाद चलेंगे अपन लोग, जल्दबाजी मत करो बच्चों। ऑक्टेव वर्ड आया, ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब समझे, ऑक्टेव का मतलब होता है डबल फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखें। ये म्यूजिक लैंग्वेज का वर्ड है, ध्यान रखेंगे, डबल फ्रीक्वेंसी होता है ऑक्टेव। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं समझ ले। मैं मान लेता हूं कि ये वाली ट्यूनिंग फॉर्क यहां पर सीरीज में ऐसा रहेंगे, और मान लेता हूं कि पहला फॉर्क यहां पर है, उसका फ्रीक्वेंसी n है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और 4 बिट बना रहे, तो बताओ अगले का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, n+4 होगा, और n+ यहां पर 8 होगा, n से 1 चलता रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो एक की फ्रीक्वेंसी n, तो अगला क्या होगा, n+4, n+8 चलेगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बोला एक की फ्रीक्वेंसी अगर n है तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं n+b, b फॉर बिट फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर अगर बोलेंगे तो n+2 भी हो जाता है। अरे b × 2 तो कितना होगा, 8 तो आ रहा है,
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे एन, एन प्लस बी, एन प्लस टू बी, एन प्लस थ्री, एन चलता चलेगा। बताओ ये लास्ट नंबर का 4 के 81 नंबर का 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एन प्लस 80 होगा। ये से लिखने का तरीका होगा। जो भी नंबर का 4 कम लिखेंगे उसमें एक बी कम लिखना, ध्यान रखना। ये नंबर 2 4 के तो यहां एक बी आया, यहां 3 है तो यहां 2 आया, तो यहां 81 देखिए कितना हुआ? 80 आया, प्लस आया क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो माइनस माइनस हो जाता। इस कॉन्सेप्ट से हम किसी भी नंबर के 4 की फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के 4 की फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। अगर यहां पर देखें तो n51 की बात करो, बताओ क्या फॉर्मूला क्या आएगा? n प्लस 50b। किसी भी नंबर के 4 का फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है, बोले क्या गिवन है? बोले लास्ट 4 का जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले का ऑक्टेव है, ऑक्टेव का मतलब डबल फ्रीक्वेंसी, तो n फर्स्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन में गिवन है और इसको हम यूज कर दिए होगा। n प्लस 80b यहां पर होगा, इसको 2 इंटू n सॉल्व कर ले तो n प्लस यहां पर होगा 80 इंटू b का वैल्यू कितना होगा? 4 सॉल्व करो 2n, तो बताओ n का वैल्यू कितना होगा? 320 हर्ट्ज हो जाता है। बच्चों इस क्वेश्चन में n का वैल्यू कितना है? 320 आया। जब n का वैल्यू 330 आया 20 आया तो आप किसी भी नंबर के 4 का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आपसे बोला लास्ट 4 का मतलब 81 नंबर का 4 का उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n प्लस 80, और जब n प्लस 80 है तो बताओ ये कितना होगा? 320 यहां पर होगा, प्लस 80 इंटू 4 होगा, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा? 320 320 640 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इससे किसी भी नंबर के 4 का फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं बोलूं n51, बताओ कितना होगा? तो बोले n प्लस यहां पर क्या होगा? 50, सोल्व करो तो ये कितना होगा? 320 यहां पर होगा और 50 यहां पर इंटू 4 होगा, सोल्व करो कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सीरीज में अरेंज करना है ऐसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए प्लस प्लस करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस माइनस करना है। यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए प्लस प्लस किया, और ध्यान रखिए यहां पर n प्लस बी, n प्लस टू बी कॉन्सेप्ट हम लिखना है। जो भी नंबर का 4 के उसमें एक बी कम लिखना है। फिर ये स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, आप इसको यूज करेंगे तो पहले 4 का n का वैल्यू आ जाएगा, और n का वैल्यू आने के बाद आप किसी भी नंबर के 4 का फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। कर लेंगे भाई, बाकी की बात नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके, मैं आपको हैंड आउट दे रहा हूं भाई, मतलब आपको लिंक भेज रहा हूं, लिंक आप कर लेना, बाकी की बात नेक्स्ट पे करेंगे। ओके बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट। मिल गया बच्चों? लिंक मिल गया होगा आप सबको? आहान क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन दोबारा समझा दूं? अरे यार क्या करना है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए तो प्लस प्लस एन, एन प्लस बी, एन प्लस टू बी, एन प्लस थ्री बी, एन सो चलता रहेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो माइनस माइनस चलेगा। फिर आपको बोला यहाँ पर कि जो भी नंबर का 4 है उसमें एक बी कम लिखना है। लास्ट 4 के, पहला 4 के ये दे रखा है, आप इसको इक्वल करना तो एन का वैल्यू आ जाएगा, और एन का वैल्यू आने के बाद किसी भी नंबर का 4 का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मॉड्यूल आपको नहीं मिला, अभी मिल जाएगा बेटा, मेरी बात हुई है। मॉड्यूल एक्चुअल में क्या हो रहा है, अभी दिया नहीं उनने, है ना, दे देंगे आपको, पीडीएफ में आपको भेज रहा हूं। ओके भाई, हैप्पी न्यू ईयर अगेन, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।